अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक मुकम्मल नॉवल पढ़ेंगे जिसका नाम है चाहते ऐसी और ये लिखा है लारा मोमिन साहिबा ने। इस नॉवल में हीरो पुलिस ऑफिसर हैं और इतना ही पता है मुझे। अब आगे पढ़ते हैं हम। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हवलदार अंकल आ रहे हैं, खिड़की के पास खड़े वासिफ ने चीख कर इत्तला दी। ओ नो भाई, कुछ करें वरना वो छुट्टी के दिन भी पापा को ड्यूटी पर ले जाएंगे। साइमा ने कहते हुए पास बैठे आसिफ का कंधा जोर से हिलाया था। क्या कर सकते हैं यार, हवलदार अंकल टलने वाले नहीं है। आसिफ बेचारगी से बोला। तो टालने को कौन कहता है, कुछ ऐसा करें कि पापा उनके साथ ना जाएं, सारा दिन हमारे साथ गुजारें। भाई प्लीज कुछ करें। कितनी मुश्किल से तो एक दिन मिलता है हमें पापा के साथ रहने को, साइमा कह रही थी। इसी दौरान कॉल बेल बजने लगी तो उस पर मजीद उजलत सवार हो गई और वो मजीद तेजी से आसिफ का कंधा हिलाने लगी थी। ओ गॉड, बेल भी बजने लगी है। आप ही तो फौरन दरवाजा खोल देंगे और वो आकर पापा को बहका कर ले जाएंगे। भाई प्लीज कुछ करो ना। करते हैं यार, फिक्र मत करो, हवलदार अंकल आज पापा को नहीं ले जा सकते। वासिफ को कोई तदबीर सूझ गई थी। क्या करना है जल्दी बताओ। आसिफ उठकर उसकी तरफ आया। सायमा भी पीछे लपकी और बेड पर बैठा काशिफ भी छलांग मारकर तीनों की तरफ आ गया था। उसी वक्त पापा की आवाज उभरी थी। बदिया बेटे, देखो कौन है, कब से बेल बज रही है। चारों में से किसी को तौफीक न हुई दरवाजा खोलने की। वो बड़बड़ाती हुई तेजी से किचन से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। हशाम भाई हैं। और जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर खड़े वासिक ने फौरन पूछा था। जी, आप अंदर आ जाएं। वो कहकर पीछे हट गई तो वो अंदर चला आया। हवलदार अंकल ऊपर आ जाएं, पापा बुला रहे हैं आपको। उसी पल काशिफ की शरीर आवाज उभरी। वासिक ने बुरा सा मुंह बनाकर काशिफ समेत उन तीनों को भी घूरा था, जो शरारत से मुस्कुराते हुए ऊपर ही खड़े थे। किसी दिन तुम सब बहुत पिटोगे मुझसे, हर बार की तरह इस बार भी वो चिढ़ा था। और क्यों ना चिढ़ता कि उन सब ने उसे हवलदार अंकल बना रखा था, उसके आईपीएस के रुतबे को खातिर में लाए बगैर। अंकल सुने तो वो उन चारों को घूरता हुआ ही जीनों की तरफ बढ़ा था, जब पीछे से बदिया ने आवाज दी थी। मगर वो अनसुना किए आगे बढ़ गया, तो पीछे से उसने फिर पुकारा था। आप सुने तो सही अंकल, पापा ऊपर नहीं बल्कि यहाँ नीचे बात। तुम सब की बहानेबाजियों से मैं खूब वाकिफ हूँ। वो उसकी पूरी बात सुने बगैर ही तेजी से जीना तय कर रहा था और जो ही आखिरी स्टेप पर कदम रखे तो सारे तबक रोशन हो गए कि आखिरी जीने पर कदम जमने के बजाय फिसल गए थे और वो बड़े आराम से लुढ़कता हुआ नीचे चला आया था। चारों ऊपर खड़े बेतहाशा हंस रहे थे जबकि बदिया उन्हें घूर कर हंसी छुपाती हुई उसे उठाने झुकी थी। पहले ही कह रही थी ऊपर ना जाए पापा, यहीं नीचे बाथरूम में है। मगर खैर चोट तो नहीं लगी अंकल, वो हंसी रोक के पूछ रही थी। नहीं, वो खफीफ सा होकर फौरन उठ खड़ा हुआ था और अपने कपड़े झाड़ने लगा था, जबकि वो चारों हुनूस खी खी कर रही थी। हवलदार अंकल, हम यूं ही नहीं कहते हैं आपको, देखभाल कर जीना तय करना चाहिए था ना। हमने जीनों की धुलाई के लिए सर्फ डाल रखा है। साइमा हंसी रोककर संजीदगी से कहती हुई नीचे आ गई थी। पीछे वो तीनों भी थे, शरारत आमेज संजीदगी लिए हुए। जीनों की धुलाई या मेरी, वो उनकी शरारत समझ चुका था, जिसकी जद में आकर चारों खाने चित हो चुका था। इसलिए तो उन्हें खुशमगी निगाहों से घूरे जा रहा था और वो चारों भी कम नहीं थे, दबी दबी मुस्कुराहटों से उसे तपा रहे थे। अंकल सच्ची हम जीना ही धो रहे थे, आप जद में आ जाएंगे हमें क्या पता था, वासिफ बोला। तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे ऊपर बुलाया था ताकि मैं फिसल कर गिर जाऊं। हाँ हमने बुलाया था और अंकल जी आप इतने भोले हैं कि दौड़े चले आए। अल्लाह ताला ने दो आंखें दी हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते थे ना आप। आसिफ हंस रहा था। दांत मत दिखाओ वरना तोड़ दूंगा किसी दिन। वो खूब ही तपा। अरे रे धमकी, वो भी मेरे घर में मेरे ही बच्चों को, अच्छा। उसी पल पीछे से हशाम अहमद की आवाज उभरी तो वो तेजी से उनकी जानिब घूमा। फिर कहने लगा, हशाम भाई, ये आपके बच्चे बड़े बदतमीज हैं। हाँ, दूसरों के बच्चे बदतमीज ही लगते हैं, तुम्हारे होते तब पूछता मैं। वो हंसते हुए तौलिए से सर पोंछते हुए सोफे पर बैठ गए थे। मेरे बच्चे, ओ शिट, उसने बुरा सा मुंह बनाया। वैसे यार तुम्हें होता क्या है?
घर में घुसते ही मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? हशाम अहमद ने हंसते हुए ही उसे अपने पहलू में बिठा लिया था। इसलिए कि ये आपके बिगड़े नवाब मेरे पीछे पड़ जाते हैं। किसी दिन मैं बहुत पीटूंगा, कह देता हूँ भाई। वो हुनूस झल्लाया हुआ था। और हम जैसे पिट जाएंगे ना, आसिफ बुदबुदाया। आसिफ, बुरी बात। बदिया ने फौरन टोका, शरारत की हद होती है। चलो सॉरी करो अंकल से। क्यों, हमने क्या किया? वो चारों बैक जबान मुकर गए। बताऊं क्या किया था? उसने चारों को घूरे लगाई थी। पापा, आज इन चारों ने अंकल को। ओहो, छोड़ो भी, तुम जाओ अपना काम करो। इनसे तो मैं समझ लूंगा। वो बात काट कर चारों पर तेज नजर डालता हुआ हशाम अहमद से कहने लगा, हशाम भाई, छुट्टी का दिन है। मैंने सोचा जो केस हाथ में है उस पर आज भी कुछ काम कर लिया जाए। चलते हैं डिपार्टमेंट। जी नहीं, पापा नहीं जाएंगे। हशाम अहमद से पहले वो चारों बोल पड़े थे। एक छुट्टी मिलती है हफ्ते में हमारे पापा को, उसमें भी आप आ जाते हैं रोड़े डालने। हमारे पापा कहीं नहीं जाएंगे बस। हाँ, हमारे पापा आज पूरा दिन हमारे साथ ही रहेंगे। आपको काम करना है तो आप जाकर करें। वो चारों फर्राटे से बोल रहे थे और वो कानों में उंगलियां दे बैठा था। चेहरे पर बेजारी थी और हशाम अहमद हंसी रोकते रोकते भी हंस पड़े थे। यार, इतने बेजार क्यों हो? इन्होंने हंसी रोककर उसे देखा, जो बेजार सी शक्ल बनाए कानों पर हाथ रखे बैठा था। यूं भी मैं छुट्टी के दिन फ्री ही रहने का कायल हूँ। हाँ, बस तुम्हारा जोश देखकर बारहा तुम्हारे साथ छुट्टी के दिन भी काम कर लिया। तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर संडे को आ जाओ काम करने यार। मैं बाल बच्चों वाला बंदा हूँ। तुम्हारी तरह छड़ा छांट नहीं, काम के अलावा भी काम होते हैं मुझे। मेरी समझ में नहीं आता आदमी इतने बच्चे पैदा क्यों करता है। वो हनूज बेजार था। वासिक, बच्चे बदलो खुद को, जिंदगी इस तरह नहीं जिया करते जिस तरह तुम जी रहे हो। अब कि वो संजीदगी से मुखातिब हुए थे। जैसे भी जीता हूँ अपनी मर्जी से जीता हूँ हशाम भाई, और खुश भी हूँ। बड़ी देर बाद वो मुस्कुराया था और वो साइमा से कहने लगे थे, साइमा बेटे, जाओ किचन में आप ही का हाथ बटाओ। हर वक्त शरारत मुनासिब तो नहीं। वी आर सॉरी पापा, साइमा संजीदगी से कहने लगी। और अंकल, आप भी प्लीज माफ कर दें हमें। बस हम नहीं चाहते थे कि छुट्टी के दिन भी आप पापा को काम पर ले जाएं। वो चारों उसके पास आ रुके थे। अंकल, आप बड़े हैं, आप रह सकते हैं अपने पापा के बगैर, मगर हम नहीं रह सकते। हम तो बच्चे हैं अंकल। और फिर हमारी तो मम्मी भी नहीं है। काशिफ, जो उन सब से छोटा था, बोला तो वासिक ने बेइख्तियार ही उसके सर पर हाथ रख दिया था। वो उसका वही हाथ चूम कर थैंक यू अंकल कहता हुआ चला गया। साइमा भी किचन की जानिब मुड़ गई और आसिफ और वासिफ भी इधर उधर हो गए। तो वो भी उठता हुआ कहने लगा, ठीक है शाम भाई, मैं चलूंगा। बैठो यार। उन्होंने हाथ थाम कर दोबारा बिठा लिया था। छुट्टी का ये दिन हमारे साथ गुजारो। बख्शे मुझे, आपके बच्चे इतना शोर मचाते हैं, खुदा की पनाह, सर में दर्द होने लगता है। मैं चलता हूँ। वो फौरन उठ गया था। बैठो यार। उन्होंने फिर खींच कर बिठा लिया था। हर दिन अपनी मर्जी से जीते हो, कोई दिन हमारी मर्जी से भी तो जी कर देखो। इससे क्या होगा? उसने तवील सांस ली थी। इससे ये होगा कि फिर तुम जिंदगी जियोगे। जिंदगी तुम्हें नहीं जिएगी, वो कहकर मुस्कुराए थे और वो एक बार फिर महज तवील सांस लेकर रह गया था। फिर दोनों हथेलियां आपस में जोड़कर बैठे बैठे ही कतरे झुककर मुंह हथेलियों से टिका लिया। तो उसके यूं बैठने पर हशाम अहमद कहने लगे, तुम चाहो तो स्मोकिंग कर सकते हो। व्हाट? वो एकदम ही सीधा हो बैठा। स्मोकिंग क्यों करूं मैं हशाम भाई? आपको पता है मैं स्मोकर नहीं हूँ। फिर भी रियली? वो वाकई हैरान हुए थे। और क्या, इन 2 बरसों में कभी देखा आपने मुझे स्मोकिंग करते हुए? यार, मैं समझता था मेरे लिहाज में मेरे सामने नहीं करते होगे। नहीं, मुझे आदत नहीं है, वो बोला तो वो मुस्कुरा दिए। पापा, मैं नाश्ता लाई हूँ। उसी पल बदिया बड़ी सी ट्रे उठाए आ गई थी। रखो बेटा, तुम सबने किया नाश्ता? वो पूछने लगे। अभी कहाँ पापा, वो ट्रे के लवाजमात छोटी सी मेज पर तरतीब देते हुए कहने लगी थी। अभी तो वो तीनों नहाने घुसे हैं। 11 बजे से पहले तो निकलेंगे नहीं। इतना कहती हूँ लेकिन सुनते नहीं है। छुट्टी के दिन फज्र की नमाज के बाद भी सो ही जाते हैं। मैं अंकल और आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, आप खा लें, हम सब बाद में खा लेंगे। चलें अंकल, शुरू करें। वो कहती हुई खाली ट्रे लेकर सीधी खड़ी हो गई थी। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, वो बोला। तो फिर से कर लीजिए ना। एक दिन 2 बार नाश्ता कर लेने से आपकी स्मार्टनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों पापा? वो मुस्कुरा कर बोली थी। यस ऑफ कोर्स। हशाम अहमद ने तायद में सर हिलाया, फिर उससे कहने लगे, चलो उठो, हाथ धो कर आओ।
और मेरे जानशीनों और वली अहदों, जल्दी से आ जाओ 5 मिनट के अंदर, वरना आज तुम तीनों का नाश्ता नहीं मिलेगा। वो अपने बेटों को आवाजें दे रहे थे। हशाम भाई, आप भी कम नहीं है, वो बेसाख्तगी से हंसता हुआ हाथ धोने चला गया था और दोबारा आकर बैठा ही था कि वो तीनों आगे पीछे भागते चले आए थे। वो भी इस हाल में कि सर से पानी की बूंदें टपक रही थी और कमर के गिर्द तौलिया लपेटे हुए थे। ये क्या हरकत है, कपड़े नहीं पहन सकते थे तुम लोग? बदिया डांटने लगी। कैसे पहने आप ही, 5 मिनट इसी में लग जाते, फिर नाश्ता नहीं मिलता ना। तीनों खीखी करते हुए बैठ गए थे। साइमा, बाकी का नाश्ता भी ले आओ और तुम भी खाने बैठ जाओ। वो साइमा को, जो किचन में थी, आवाज देकर जीनों की तरफ बढ़ गई थी। बेटा तुम कहाँ चली? हशाम अहमद ने टोका। आती हूँ पापा, वो कहती हुई तेजी से जीना तय कर गई थी। और जब दोबारा वापस आई तो साइमा बकिया नाश्ता मेज पर लगा रही थी। कपड़े पहनो फिर खाना खाओ, ये कोई तरीका नहीं है। आसिफ और वासिफ को उनकी कमीज थमाकर वो बोली थी। नाश्ता आप ही? वासिफ तस्वीर करके शरारत से मुस्कुराया था। हाँ नाश्ता ही, वो उसे घूर कर काशिफ को खुद ही शर्ट पहनाने लगी थी। मैं पहनता हूँ ना आप ही, काशिफ कहने लगा। पहना रही हूँ ना मैं, बटन उल्टे सीधे लगा लेते हो। उसने हंसते हुए काशिफ का सर चूमा था। वासिफ, वासिफ शुरू करो बेटा। हशाम अहमद ने कहते हुए पराठों की प्लेट उसकी जानिब सरकाई तो वो, जो बड़ी महवियत और दिलचस्पी से बदिया की मसरूफियत देख रहा था, एकदम ही ठिठका और उनके लबों पर मुस्कुराहट देखकर जाने क्यों झेप सा गया था। जबकि काशिफ से फारिग होकर बदिया ने किचन का रुख किया। जब हशाम अहमद ने उसे टोका था। बदिया बच्चे, बस अब तुम भी बैठ जाओ नाश्ता करने। बैठती हूँ बाबा, आप खाएं, मैं चाय ले वो कहती हुई चली गई थी। यार देख रहे हो तुम इसकी मसरूफियत, मेरी बेटी कम अम्मा ज्यादा लगती है, वो मोहब्बत से कहकर नाश्ता करने लगे थे और वो महज मुस्कुरा कर रह गया था। ओके हशाम भाई, अब मैं जाऊंगा। नाश्ते से फारिग होकर वो कहने लगा था। कहाँ? जाहिर है घर। क्या करोगे घर जाकर? कौन से बाल बच्चे इंतजार में बैठे हैं तुम्हारे? वो कहने लगे। छुट्टी है, पूरा दिन हमारे साथ गुजारो। इतनी महदूद जिंदगी क्यों जीते हो यार? बस घर से डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट से घर। इन 2 सालों में मैंने तुम्हारी यही रूटीन नोट की है। मैंने तुम्हारे आसपास कभी ऐसा कोई बंदा भी नहीं देखा जिस पर तुम्हारा दोस्त होने का शुबहा किया जा सके। क्यों इतना महदूद कर रखा है तुमने खुद को? आदत पड़ गई है हशाम भाई तन्हा जीने की, वो कहने लगा। दोस्त कभी बनाए नहीं, जी ही नहीं चाह कभी अपनी तन्हाइयों से निकल कर जीने का। आपसे पता नहीं कैसे दोस्ती हो गई, सीनियर होने के बावजूद। क्यों अच्छी नहीं लगी मेरी दोस्ती? अच्छी ना लगती तो आपको सर से भाई के दर्जे तक आने ही क्यों देता? उसकी बात पर वो मुस्कुराए थे। बस तुम अच्छे लगे थे, जितने भी ऑफिसर मेरी मातहती में आए, तुम उन सब से मुनफिर थे। मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचता चला गया और फिर मैंने अपने दरमियान से सर निकाल देना जरूरी समझा। मैं तेजी से तुम्हारी जानिब बढ़ता चला आया और तुम हुनूस तकल्लुफात में पड़े रहते हो। मैंने क्या तकल्लुफ किया भाई? एक ही मुहकमा है, हम 2 साल से काम कर रहे हैं और तुम आज पहली बार यूं टिक कर मेरे घर में बैठे हो। आज से पहले जब भी आए खड़े खड़े ही चल दिए। क्या ये तकल्लुफ नहीं है? पता नहीं हशाम भाई, मुझे रिश्ते निभाने का कोई तजुर्बा नहीं है। कभी किसी रिश्ते से वास्ता ही नहीं पड़ा मेरा, या फिर मैंने ही किसी से कोई रिश्ता जोड़ने की सही नहीं की। वो बोला तो हशाम अहमद ने बनज़रे गैर उसे देखा। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, हाँ मगर आंखें हमेशा की तरह उदास ही नजर आईं। और कबल इसके कि वो उसे मजीद कुछ कहते या पूछते, काशिफ बड़ा सा कैरम बोर्ड सर पर बमुश्किल उठाए उन तक चला आया था, ये कहता हुआ कि पापा आज हम पहले कैरम खेलेंगे, क्रिकेट बाद में। भाई अपना बैट ढूंढ रहे हैं, मगर मैंने ऐसी जगह छुपाया है कि शाम तक ढूंढते रह जाएंगे। कैरम बोर्ड मेज पर रखते हुए काशिफ अपना कारनामा बड़े मजे से सुना रहा था। बुरी बात बेटे, ऐसा नहीं करते, हशाम अहमद ने मुस्कुराते हुए टोका था। जाओ बैट दे दो उन्हें, फिर हम कैरम खेलेंगे। मैं नहीं दूंगा पापा, पहले आप मेरे साथ खेलें। भाई को बैट मिल गया तो फिर आप भी उनके साथ क्रिकेट खेलने लगेंगे। ओके भाई, चलो एक गेम खेल लेते हैं, फिर तुम बैट दे देना भाई को। वो सीधे बैठते हुए कैरम की गोटियां सेट करने लगे थे। शाम से पहले मैं नहीं दूंगा पापा, बस। काशिफ ने फैसला सुनाया था। आप बस मेरे साथ खेलेंगे, एक गेम हम खेलते हैं बेटा, बाकी तुम अंकल के साथ खेलना। ना, मैं तो आपके साथ खेलूंगा, अंकल तो बहुत गर्म होते हैं, काशिफ ने मुंह बनाया।
तो हशाम अहमद की हंसी छूट गई, जबकि वो काशिफ का कान पकड़कर हंसता हुआ पूछने लगा था, क्यों छोटे नवाब, हमने कब गर्मी दिखाई आपको? हाँ, घूर घूर कर देखते नहीं है क्या? काशिफ फौरन कान छुड़ाकर पीछे हट गया था। भाई, ये आपके बच्चे। शट अप यार, बहुत प्यारे हैं मेरे बच्चे। उन्होंने हंसते हुए उसकी बात काटी थी। तो मैं कब कह रहा हूँ कि बुरे हैं? वो खफत से मुस्कुराया, फिर काशिफ से कहने लगा, चलो काशी यार, खेलते हैं। प्रॉमिस, एक बार भी नहीं घूरूंगा, और घूरा तो तुम भी घूर लेना यार। हाँ, मेरे घूरने से डर जाएंगे क्या आप? क्यों नहीं, वो हंस दिया। फिर ठीक है, काशिफ राजी हो गया था। फिर एक एक करके वो काशिफ के साथ कई बाजियां खेल गया, और जानबूझकर हारता रहा उस छोटे से बच्चे से, कि पहली बार अपनी तन्हाइयों से निकलकर किसी के साथ रहना अच्छा लग रहा था उसे। इस दौरान आसिफ और वासिफ ने अपना बैट ढूंढने के सिलसिले में काफी शोर भी मचा रखा था, जो उसे बुरा भी नहीं लग रहा था। हमें पक्का यकीन है इस काशी के बच्चे ने ही बैट छुपाया, आप ही ढूंढ कर देना प्लीज। अब दोनों थक हार कर उसकी मिन्नतें करने लगे थे, जो किचन में मसरूफ थी। पहले प्रॉमिस करो, बैट मिलने पर काशिफ को डांटोगे नहीं। उसकी आवाज वासिक की समातों में घुली थी, और कैरम बोर्ड पर उसकी मुतहरिक उंगलियां पल भर को ठहर सी गई थी। प्रॉमिस, हम कुछ नहीं कहेंगे, दोनों एक साथ बोले थे। आप ही नहीं बताना, काशिफ चिल्लाया था। जाने दो बच्चे, तुम तो खेल रहे हो ना, पहले उसने काशिफ से कहा था। फिर आसिफ और वासिफ से कहने लगी थी, वार्डरोब में देखो, मेरे कपड़ों के नीचे है, और संभाल के निकालना। एक भी कपड़े की इस्त्री बिगड़नी नहीं चाहिए। नहीं, ठहरो, मैं ही दे देती हूँ, तुम लोग पूरा वार्डरोब ही उलट दोगे। वो कहती हुई किचन से निकली थी, और दुपट्टे से हाथ पोंछती हुई तेजी से जीना तय कर गई थी। वो उसके पीछे पीछे वासिक की नजरें भी गई थी। अंकल, खेलें ना, आपकी बारी है। उसी पल काशिफ बोला तो वो चौंका, साथ ही हशाम अहमद की तरफ भी देखा, कि कहीं उसकी नजरों की बेइख्तियारी उन्होंने तो नहीं महसूस कर ली। मगर वो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थे, बल्कि बड़ी महवियत से साइमा को अपने आगे बिठाए उसके बालों की चोटी करने में मगन थे। और उसे हंसी आ गई थी। क्यों भई, हंसे क्यों? वो ठिठक कर उसे देखने लगे। हशाम भाई, आप ये काम भी करते हैं? वो हंसी रोक कर बोला। क्यों नहीं कर सकता भाई, बाप हूँ, और फिर मेरी इस बच्ची का कोई काम मेरे बगैर होता नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए झुककर साइमा का सर चूम लिया था। फिर कहने लगे, बस बेटे, बन गई चोटी, ठीक है ना? हाँ पापा, थैंक्स। साइमा अपनी चोटी को छूती हुई मुस्कुराई थी। ओके बेटा, जाओ, अब आप ही का हाथ बटाओ। वो भगा देती है ना पापा, इतने कपड़े जमाए, मैंने कहा धो लेती हूँ, तो बोली खाना बना कर वो खुद धो लेंगे। वो मुझे कोई काम करने थोड़ी देती हैं, बस खुद ही लगी रहती हैं। पापा, हमारी मम्मी भी ऐसी ही थी ना, आप ही जैसी। इतनी जल्दी क्यों छोड़ गई हमें? आखिरी जुमला कहते कहते सायमा नम आंखों समेत उनके गले लगी थी। तुम्हारी आप ही जो थी बेटा, हमारा ख्याल रखने के लिए। उन्होंने मोहब्बत से उसे थपका था। इतनी अच्छी आप ही हैं तुम्हारी, पल पल ख्याल रखने वाली। फिर भी तुम मम्मी को मिस करती हो? हाँ पापा, मिस करती हूँ, इसलिए कि मम्मी भी होती तो कितना अच्छा होता ना। वो महज मुस्कुरा कर रह गए, और साइमा चली गई तो वो उसे देखने लगे, जो काशिफ के बार बार टोकने के बावजूद खेलना छोड़कर बस उन्हें देखे जा रहा था। वासी, क्या हुआ बच्चे? वो पूछने लगे। कुछ नहीं, वो नफी में सर हिलाकर मुस्कुरा दिया। बहुत मोहब्बत करते हैं आप अपने बच्चों से आशाम भाई। हाँ, बहुत, वो मुस्कुरा दिए। यही तो मेरी कुल कायनात है। तुम इतने हैरान क्यों हो? हर बाप मोहब्बत करता है अपने बच्चों से। क्या तुम्हारे पापा नहीं चाहते तुम्हें? हर बच्चे के नसीब में आप जैसा पापा तो नहीं होता ना। उसने तवील सांस लेते हुए कैरम खेलने से हाथ खींच लिया था, जबकि देर से उसकी अदम दिलचस्पी देखते हुए काशिफ अकेले ही खेलने लगा था। क्या मतलब? वो कदरे ठिठके थे उसकी बात पर। कुछ नहीं, मैं अब जाऊंगा। वो एकदम ही उठ गया था। अरे, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? उसी पल बदिया की आवाज आई तो उसने ठिठक कर देखा। वो कहती हुई पास आ गई थी, खाना तैयार है, आप खाना खा कर ही जाइएगा। पापा, आप कहे ना अंकल से। हाँ बेटा, बैठो अभी। उन्होंने हाथ थाम कर बिठा लिया था। पापा, मैं पूछने आई थी कि चाय दूं आपको? वो पूछ रही थी। मुझे नहीं, वासिक को दो बेटा, ये चाय बहुत पीता है। ड्यूटी पर होता तो अब तक 8 कप पी चुका होता। वो मुस्कुराए थे। तो पहले बताना था ना पापा, नाश्ते के बाद से मुझे पूछने का ख्याल ही ना आया। वो कहती हुई जाने के लिए पलट गई थी। नहीं, रहने दो, वासिक ने मना किया, मगर वो तेजी से चली गई थी, और जब दोबारा आई तो छोटी सी ट्रे में चाय का कप लिए हुए थी, और ट्रे उसकी तरफ बढ़ाती हुई कहने लगी थी, चाय लें अंकल, आई एम सॉरी, मुझे पता होता तो मैं अब तक आपको 8 कप चाय जरूर दे चुकी होती। खैर, आइंदा याद रखूंगी।
पापा आपको तो बताना चाहिए था ना, मुझे ख्याल नहीं आया बेटे। वो मुस्कुरा दिए। हशाम भाई आप तो मेहमानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं मुझे। वो कप लेकर कदरे शर्मिंदगी से बोला था। मेहमान ही तो हो यार, कब तुम रोज रोज आते हो? पहली बार ही तो आए हो, मैं अक्सर आता रहा हूँ भाई। आपके बच्चे हवलदार यूं ही तो नहीं कहते मुझे। वो चाय के घूंट भर के मुस्कुराया था। हाँ आते हो, मगर यूं टिक कर तो पहली बार ही बैठे हो ना। और बच्चों की बात का बुरा नहीं मानते, हवलदार के साथ अंकल भी तो कहते हैं ना। वो हंस रहे थे। वो मुस्कुरा दिया, साथ ही उसे भी देखा जो कमरे में बिखरे कुशन समेट रही थी, जिन्हें आसिफ और वासिफ ने बैट की तलाश के दौरान फैला दिया था। काशिफ बस करो, अब देर से खेल रहे हो, वरना रात को सोते टाइम कहोगे उंगलियां दुखती हैं। सारे कुशन्स उनकी जगह पर रखकर वो काशिफ से कहती हुई चली गई। भाई आपकी बेटी बहुत अच्छी है। वो सुबह से देख रहा था और अब दोपहर हो गई थी, मगर वो जरा भी थकी हुई महसूस नहीं होती थी। अपने कामों के साथ साथ बाप बहन और भाइयों की खबरगिरी में भी लगी हुई थी। हाँ बहुत अच्छी है मेरी बेटी। इसी के दम से तो ये घर जन्नत है। वो मुस्कुरा दिए। फिर पूरा दिन उसने उन सब के साथ गुजार दिया था। साइमा के साथ लूडो की बाजी जमाई थी, तो आसिफ और वासिफ के साथ क्रिकेट भी खेली थी। गर्ज एक ही दिन में वो सब उससे फ्री हो गए थे। और जब रात के खाने के बाद वो जाने का इरादा कर रहा था, तो आसिफ वासिफ और साइमा उसके पास आ बैठे थे। अंकल वी आर वेरी सॉरी, तीनों एक साथ बोले थे। किस लिए? वो ठिठका था। हम अपनी सुबह वाली हरकत पर शर्मिंदा हैं अंकल। आसिफ कहने लगा, ज़ीनों पर सर्फ का पानी डालकर हमने आपको गिरा दिया था। हम चाहते थे कि आप संडे को हमारे घर कभी ना आए पापा को ले जाने, इसलिए हमने वो हरकत की थी। अंकल हम आपको बहुत खड़ूस समझते थे, लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं। वासिफ ने सिलसिला कलाम आगे बढ़ाया था। हमने सोचा था एक बार ज़ीनों पर से लुढ़केंगे तो दोबारा हमारे घर आने से पहले 1000 बार सोचेंगे। मगर अंकल हमने आपको समझने में गलती की थी। आप तो बहुत अच्छे हैं, हमारे पापा जैसे ही, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे घर रोज आएं। जी अंकल हमें माफ कर दें, आइंदा हमारी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप संडे को भी पापा को बिजी रखना चाहेंगे तो हम मना नहीं करेंगे। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आप ऐसे ही रहिए जैसे आज रहे हैं, हमारे साथ हंसते मुस्कुराते हुए। फू फू करते हुए जरा भी अच्छे नहीं लगते थे आप। साइमा कह रही थी। और बताएं हम आपको हवलदार क्यों कहते थे? क्यों? वो मुस्कुराकर पूछने लगा। क्योंकि पहले एक हवलदार था पापा के साथ, बड़ा ही खड़ूस। जब भी किसी काम से पापा को बुलाने आता और हम जाने से रोकते तो हमें घूर घूर कर डराया करता था। आप भी घूरते थे, इसलिए हम आपको हवलदार कहकर चिढ़ाने लगे। आप चिढ़ते थे तो बड़ा मजा आता था हमें। लेकिन अंकल अब हम नहीं चिढ़ाएंगे आपको, क्योंकि आप तो बहुत नाइस हैं। तीनों बारी बारी कह रहे थे। अंकल कहिए ना, आपने हमें माफ किया। तुम लोगों की कोई गलती नहीं है यार, मैं ही बहुत बुरा था। वो तीनों के सरों पर हाथ फेरता हुआ मुस्कुराया था। तुम लोगों को बहुत बदतमीज समझता था। हशाम भाई पर कभी गुस्सा आता था कि वो तुम लोगों को मना क्यों नहीं करते हैं। मगर आज जबकि पूरा दिन तुम सबके साथ रहा हूँ, तो एहसास हुआ कि मैं गलत था। तुम सब तो बहुत अच्छे हो, यूं मुझसे घुल मिल गए जैसे मैं सच में तुम्हारा अंकल ही हूँ। हाँ बस आज से आप हमारे सचमुच के अंकल ही बन गए हैं। थैंक्स, हालांकि मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ जितना कि तुम सब समझ रहे हो। वो मुस्कुराता हुआ उठ गया था। जा रहे हैं? साइमा पूछने लगी। हूँ, हशाम भाई से मिल लूं? देर से नजर नहीं आए। वो रिस्ट वॉच पर नजर डालकर बोला था, जो 10:30 बजा रही थी। वो पापा का कमरा है, काशी को सुला रहे होंगे। आप मिल ले जाकर, वासिफ ने कहते हुए कमरे की जानिब इशारा किया तो वो उसी जानिब चला आया। कमरे की दहलीज पर रुककर देखा, हशाम अहमद बेड पर दराज थे और काशिफ उनके सीने से चिमटा था, जिसका सर वो धीरे धीरे सहला रहे थे। उसे देखा तो सर के इशारे से पास बुला लिया, और जब वो बेड के करीब आ रुका तो वो काशिफ को लिटाकर उठकर बैठते हुए कहने लगे, काशी की आदत है मेरे सीने पर सर रखे बगैर नींद नहीं आती है इसे। तुम बैठो बेटा। हशाम भाई आपके बच्चे भी हैं। वो बैठने के बजाय खड़े खड़े ही मुस्कुरा दिया। सब बच्चे लकी होते हैं बेटा अपने वालिदैन के लिए। हाँ शायद, सिवाय मेरे। उसने तवील सांस ली थी और उन्होंने फिर उसकी आंखों की उदासियों को तबीज होता महसूस किया था। जभी तो उसका हाथ थामकर उसे पास बिठा लिया था। वासिक बेटा, सिर्फ भाई कहते हो मुझे या समझते भी हो? अजीब सा सवाल था उनका। जी क्या मतलब? वो ठिठका था। बेटे सुख दुख आपस में बांट लेने चाहिए। सुख बांटने से बढ़ जाते हैं और दुख कम हो जाते हैं। आज सुख बांट कर इसे तो तुमने बढ़ा लिया बेटे, तो दुख बांट कर इसे कम क्यों नहीं कर लेते?
दुख होते तो ज़रूर बाँटता भाई, ख़ैर अब मैं चलूँगा। वो एकदम ही उठ गया था और हशाम अहमद महज़ उसे देख कर रह गए थे, जबकि वो कह रहा था, थैंक्स शशाम भाई, आज लगा कि ज़िंदगी को मैंने जिया है, मुझे ज़िंदगी ने नहीं। जब भी ज़िंदगी जीने का जी चाहे आ जाया करना बेटे, मेरे घर के दरवाज़े सदा खुले पाओगे तुम। वो मुस्कुराए थे और वो उन्हें खुदा हाफ़िज़ कहता हुआ कमरे से निकल गया था। अरे आप जा रहे हैं? मैं चाय ला रही हूँ। उस पल बदिया कहती हुई सामने चली आई थी। कितनी चाय पिलाओगी तुम मुझे? वो बेसाख्तगी से मुस्कुराया था। पापा ने बताया था ना आप चाय बहुत पीते हैं, वो सादगी से बोली थी। इतनी तो नहीं पीता हूँ जितनी तुम पिला चुकी हो, वो हंस दिया। तो मना करना चाहिए था ना, मुझे क्या पता कितनी पीते हैं। अब वो खफीफ सी हो गई थी। इतनी मसरूफियत के बावजूद बना कर दे रही थी तो फिर भला बताओ मैं इनकार कैसे करता? वो फिर धीरे से हंस दिया। सॉरी मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, वो खफत से बोली थी। कोई बात नहीं, अब मैं जाऊंगा। जी और ये चाय? वो सर उठाकर उसे देखने लगी। मतलब ये भी पीनी पड़ेगी? वो फिर मुस्कुराया था। नहीं, जबरदस्ती तो नहीं है। अगर आपका जी चाहे तो, वो भी मुस्कुराई थी। ठीक है, फिर ये चाय तुम पी लेना, मैं चलता हूँ, वो कहकर आगे बढ़ गया था। अंकल सुने, बरामदे की सीढ़ियां तय की थी उसने, जब पीछे से उसकी आवाज आई थी। क्या हुआ? वो रुककर मुड़ा। ज्यादा चाय ना पिया करें, ये इसलिए नहीं कह रही कि आज मुझे बार बार आपको चाय बना कर देनी पड़ी, बल्कि इसलिए कह रही हूँ कि ज्यादती ख्वाह किसी भी शय की हो, मुजिर होती है। वो ठहरे लहजे में कह रही थी। थैंक्स, आइंदा ख्याल रखूंगा मैं। पहले भी रख सकते थे ना? नहीं रख सकता था क्योंकि पहले कोई इतना ख़्याल रखने वाला मिला ही नहीं था। वो कहकर मुस्कुराया, फिर एक भरपूर नज़र उसके सादा से मुखड़े पर डालकर अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया था। 2 साल कबल ही वो महकमा पुलिस में आया था और एसीपी हशाम अहमद की मातहती में उसे काम करने का मौका मिला था। अपने काम और फ़राइज़ के तईं जितना मुख़लिस वो था, उतना ही मुख़लिस उसने हशाम अहमद को भी पाया था। यूँ 2 साल के मुख़्तसर से अरसे में सर हशाम उसके लिए हशाम भाई बन गए थे और सर हशाम से हशाम भाई तक का फ़ासला तय करने में ज़्यादा पेशकदमी हशाम अहमद की जानिब से ही हुई थी, वरना वो खुद तो बहुत लिए-दिए से अंदाज में रहने वाला बंदा था। लेकिन हशाम अहमद के खुलूस और अपनाइयत के सामने वो ज़्यादा दिनों तक खुद को रिज़र्व नहीं रख सका था, बल्कि दिन गुज़रने के साथ-साथ फ़ोन से काम के अलावा दीगर मौज़ूआत पर भी बातें करने लगा था। गर्ज़ कि हशाम अहमद की सूरत में उसे एक अच्छा बॉस और उससे बढ़कर एक अच्छा दोस्त मिल गया था और ये उनकी दोस्ती ही थी जो वो अक्सर छुट्टी के दिन में उन्हें साथ लेकर काम में लग जाता था। हशाम अहमद भी उसके साथ बिज़ी हो जाते थे, लेकिन बाज़ औक़ात अपने बच्चों के इसरार पर मना भी कर देते थे और तब उसे उन बच्चों पर बड़ा ताव आता था, जो तुर्की-ब-तुर्की उसकी हर बात का जवाब दिए जाते थे और वो हशाम अहमद से कहता था कि आपके बच्चे बहुत बदतमीज़ हैं। तुम्हारे नहीं है ना, इसलिए है, शाम अहमद हंसकर कहते थे और वो मज़ीद तब कर उनके पास रुके बगैर वापस चला आता था। लेकिन इस संडे को जब वो उनके पास गया तो उन्होंने उसे वापस जाने ही नहीं दिया और जब उसने पूरा दिन उनके और उनके बच्चों के संग गुज़ारा तो उसे लगा कि अब तक वो जिस तरह जी रहा था वो कोई जीना नहीं था। ज़िंदगी तो उसने हशाम अहमद के घर में देखी। एक दिन में उसे इतना खुलूस अपनापन मिला था कि ज़िंदगी के गुज़श्ता 26 बरसों में नहीं मिला था। हशाम भाई की तरह उनके बच्चे भी बड़े मुखलिस साबित हुए थे और उनकी बड़ी बेटी बदिया उसका ख्याल आता था कि बंद पलकों के पीछे चलते सारे मनाजिर यकलख्त गायब हो गए और अब बस वो ही वो थी, इधर से उधर आती जाती हुई, तेजी से काम निपटाती हुई, हर एक का ख्याल रखती हुई, उसके शबीह तसव्वुर में आखिर जैसे ठहर सी गई थी। वो देर से पलकें मूंदे दिन भर के सारे मनाजिर को चश्मे तसव्वुर से देखने में मगन था, लेकिन अब जो उसकी शबीह आकर ठहर गई, तो उसके लबों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। थैंक्स प्यारी लड़की, बहुत खूबसूरत एहसास दिया है आज तुमने। ज़ेरे लब बड़बड़ाकर उसने करवट बदली थी। उसने या हशाम भाई ने। अंदर से कहीं सवाल उभरा था। उसने मुँह आंखें खोलकर लेटे से उठ बैठा था। वही तो थी वहाँ जिंदगी की तरह मुतहर्रिक और रवां-दवां। बस वही थी? हाँ, बस वही थी। जब तक मैं वहाँ रहा मेरी समाअतें उसी की आवाज़ की मुंतज़िर रहीं। मेरी निगाहें बस उसी के ताक़ुब में गईं। मैंने और कुछ नहीं देखा। वहाँ उस अच्छी लड़की के सिवा वो सोचों में गुम तकियों में मुँह दिए दोबारा लेट गया था और रात धीरे-धीरे सरकती चली गई। मगर बदिया की शबीह उसकी बंद पलकों से दूर न हुई थी। चाय ज़्यादा ना पिया करे और जब सुबह वो अपने लिए चाय बना रहा था तब भी उसका
तसव्वुर उसके बाज़गश्त उसके आस-पास थी। नाश्ते में तो पीने दो यार, प्रॉमिस दिन भर में फिर सिर्फ़ 3 कप पीऊँगा। तेरा नहीं, वो खुद ही हँस पड़ा था। नाश्ते से फ़ारिग होकर वो ऑफ़िस जाने की तैयारी में बिज़ी था, जब ड्रेसिंग टेबल के आईने में वो चली आई थी और ब्रश उसके हाथ से छूटते-छूटते बचा था। वासिक अब्बास, तुम गए काम से। आईने में अपने ही अक्स पर ब्रश खींचकर मारते हुए वो एक बार फिर हंस दिया था। और फिर सारा दिन, बल्कि अगले कई दिनों तक बदिया का तस्वुर उसके संग रहा था, और वो जो अपनी दिली कैफियत को हंसकर टाल रहा था, अब संजीदगी से सोचने लगा था। ये मैं क्या सोचने लगा हूँ उसके बारे में? वो तो मुझे अंकल कहती है। उसके कहने से तुम बन तो नहीं जाओगे ना? हशाम भाई क्या सोचेंगे? वो गला देंगे, तुम बात तो करो। उनसे कोई गलत काम तो किया नहीं है तुमने? मैं कैसे कह पाऊँगा उनसे? मैं कभी नहीं कह पाऊँगा। उन्होंने भाई समझकर अपने घर के दरवाज़े मुझ पर वार किए और मैं उनकी बेटी के बारे में इस तरह सोचने लगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए उस प्यारी-सी लड़की के बारे में। उसने तो अपने पापा का दोस्त समझकर मेरा ख़्याल रखा, और मैं सुरूर आगे कैफ़ियत अब ज़ाइल होकर अज़ियत देने लगी थी। दिल-ओ-ज़ेहन यकसो नहीं हो पा रहा था। वो डिस्टर्ब हो चुका था, जिसका असर उसके काम पर भी पड़ने लगा था, और इसका एहसास उसे उस वक़्त हुआ जबकि हशाम अहमद ने उसे टोका था। "वासिक बच्चे, क्या बात है?" अपने मख़सूस लबो-लहज़े में उन्होंने मुख़ातिब किया था। "जी, क्या बात हशाम भाई?" वो ख़ाली-उज़-ज़हन सा उन्हें देखने लगा। कई दिनों से नोट कर रहा हूँ तुम डिस्टर्ब से हो, काम में पहले जैसी दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? वो अपनाइए से पूछ रहे थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो तवील सांस लेकर रह गया था। प्रॉब्लम तो है ज़रूर, तुम बताना नहीं चाहते हो अलग बात है, वो बोले थे। बहरहाल अपने ज़ाती प्रॉब्लम्स का असर काम पर नहीं होना चाहिए कि आफ्टर ऑल तुम एक जिम्मेदार पोस्ट पर हो। उन्होंने तनबीह ज़रूरी समझी थी, और वो बस उन्हें देख कर रह गया था, कुछ कहने की सही नहीं की थी। और फिर उसी दिन से वो बहुत मुहतात हो गया था, सही करने लगा था कि उसकी डिस्टर्बेंस का असर उसके काम पर ना पड़े, और किसी हद तक वो इस सही में कामयाब भी हुआ था। और उसका अंदाज़ा उसे हशाम अहमद की बातों से हुआ था, जो उस दिन उन्होंने उससे की थी। "तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई?" उन्होंने उससे पूछा था। "कौन-सी प्रॉब्लम?" वो ठिठका था। "वही जिसके तहत तुम कई दिनों तक ठीक से काम नहीं कर पाए थे।" वो मुस्कुरा रहे थे। "कोई प्रॉब्लम नहीं थी हशाम भाई।" वो उन पर से नज़रें हटाकर मेज़ पर बड़ा पेपर वेट घुमाने लगा था। "यार, बहुत से केस हल किए हैं मैंने, मुतअद्दिद कामयाब छापे मारे हैं, मगर तुम्हारी गुत्थी आज तक सुलझा नहीं सका हूँ।" वो बोले। "गुत्थी होगी तो सुलझाएँगे ना?" वो दानिस्ता मुस्कुराया था। "गुत्थी है बच्चे, बस उस पर नज़र जमाने की देर है, पल में सुलझा लूँगा मैं। मगर तुम नज़र जमाने की ही तो इजाज़त नहीं देते हो।" वो बोले थे, और उसने सर उठाकर उन्हें देखने की सही नहीं की थी। पेपर वेट से ही उलझा हुआ था। तब वो एक पुरख़याल सी नज़र उस पर डालकर कहने लगे थे, "उस संडे के बाद तो तुम आए ही नहीं घर पर, 4 माह बीत गए शायद, और मेरे बच्चे अभी तक हर संडे को मुंतज़िर होते हैं कि तुम आओगे। आना चाहिए तुम्हें मेरे ख़्याल से तो। बहुत एन्जॉय किया था तुमने वो संडे।" जी, अब कि वो मुस्कुराया था, "तो फिर आए क्यों नहीं दोबारा?" जी, सोचा तो कई बार, मगर आ नहीं सका। क्यों? बस यही ख़्याल रहा कि आप पता नहीं क्या सोचेंगे। कुछ सोचना होता तो तुमसे कभी ये नहीं कहता कि मेरे घर के दरवाज़े सदा खुले खुले रहेंगे तुम्हारे लिए। वो मुस्कुराए थे। "थैंक्स हशाम भाई।" वो भी मुस्कुराया था। "थैंक्स से काम नहीं चलेगा, तुम्हें आना पड़ेगा। कहो कब आओगे? बल्कि अभी चलो, ड्यूटी ऑफ होने के बाद।" वो ख़ुलूस से मदऊ कर रहे थे। "अभी नहीं हशाम भाई, आऊँगा किसी दिन, हम इंतज़ार करेंगे।" वो उसका शाना थपक कर चले गए थे। उसने सोचा था कि वो हशाम अहमद के घर कभी नहीं जाएगा, लेकिन उनका दोबारा इसरार से बुलाना वो बहुत दिनों तक टाल नहीं सका, और दिल में उस प्यारी-सी लड़की को देखने की चाह लिए वो कशां-कशां हशाम अहमद के दर तक आ ही गया था। "वासिक बच्चे, तुम?" कॉल बेल के जवाब में दरवाज़ा हशाम अहमद ने ही खोला था, और उसे देखकर बहुत खुशी से मुस्कुराए थे। "कहिए, आओ।" आओ बच्चे, मगर मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, अगर मौजूदा केस पर काम के सिलसिले में आए हो तो सॉरी, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। वो कहते हुए उसके शानों पर हाथ रखे उसे अंदर ले आए थे। "शाम भाई, मैं काम के लिए नहीं आया हूँ," वो बोला। "फिर?" "बकौल आपके ज़िंदगी जीने का जी चाहा तो आ गया," वो मुस्कुराया था। "इतने दिनों बाद तुम्हें ज़िंदगी की याद आई है। बच्चे, तुम्हारा मसला क्या है? कब तुम मुझे अपना समझकर अपने दुःख शेयर करोगे मुझसे?" वो कहते हुए उसके साथ ही सोफ़े पर बैठ गए थे। "मेरा तो कोई मसला ही नहीं है श्याम भाई, बस आप वहमी हो गए हैं।
वो धीरे से हंस दिया। अरे वासिक अंकल, अस्सलाम वालेकुम। उसी वक्त आसिफ वगैरह उसके आस पास आ गए थे। इतने दिनों के बाद आए, हम हर संडे को वेट करते थे आपका। बड़े बेमुरौवत हैं आप, हम तो ऐसा नहीं समझते थे आपको। वो चारों शिकवा करने लगे थे और उनकी मोहब्बत और खुलूस पर कुछ कहने के बजाय उसने मुस्कुराते हुए करीब खड़े काशिफ का हाथ थामकर पहलू में बिठा लिया था। अंकल, आप आते क्यों नहीं थे? वो पूछ रहा था। तुमने बुलाया ही नहीं कभी। वो हंस दिया। हम तो रोज बुलाते थे, पूछ लें पापा से। रोज कहते थे कि अंकल से कहिए कि संडे को आए। क्या पापा कहते नहीं थे आपसे? कहते थे। फिर आप आए क्यों नहीं? आया तो हूँ, इतने दिनों के बाद ना, साइमा बोली थी। तो क्या हुआ, आ तो गया हूँ ना। हाँ, अच्छा हुआ आ गए। आसिफ कहने लगा, हमने आज पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है। अगर आज आप 9 बजे तक नहीं आते ना, तो हम आपके घर आ जाते आपको लेने। हमने पापा से पहले ही कह दिया था। थैंक्स यार, तुम सब बहुत अच्छे हो। मुझे ही नहीं आया कभी मोहब्बतों की कद्र करना। उन सब के इतने खुलूस पर वो कदरे शर्मिंदा हुआ था। तो हमसे सीख लें, साइमा फौरन बोली थी। वही तो कर रहा हूँ। वो मुस्कुरा दिया। उन सब से नजरें हटाकर अतराफ में डाली, मगर वो नजर नहीं आई जिसे देखने की चाह में वो यहाँ तक चला आया था। साइमा, आओ जल्दी, नाश्ता लगाने में मदद करो मेरी। उसी पल उसकी आवाज समातों में घुली थी और वासिक अब्बास का रुआं-रुआं जैसे मुतवज्जो हुआ था, लेकिन उसने गर्दन मोड़कर आवाज़ की सिमत देखने की सही नहीं की थी। हालांकि दिल बेइख्तियार मचला था कि मुड़कर उसे देखे, मगर वो अपनी बेइख्तियारी पर बंद बांध गया था कि हशाम अहमद के आगे वो अपनी ज़ात का भरम टूटने नहीं देना चाहता था। अरे अंकल, आप अस्सलाम वालेकुम, कब आए? उसकी आवाज़ फिर समाअतों में घुली थी और इस बार उसने निगाहें उठाकर देखा। वो सामने ही खड़ी थी, बस अभी। वो बहुत तमानियत से मुस्कुराया कि वो निगाहों के सामने क्या आई। यूं लगा कि दिल की सारी बेकरारियों को एक पल में करार मिल गया। अगर आज भी उस दिन की तरह नाश्ता करके आए हैं, तो मैं कह दे रही हूँ, दोबारा करना पड़ेगा। क्यों पापा? वो उससे कहकर हशाम अहमद से पूछने लगी थी। यकीनन, वो सर हिलाकर मुस्कुराए थे। आज तो मैंने चाय भी नहीं पी है। वो जेरे लब मुस्कुराया था। तो चलें ना, मैं पहले चाय देती हूँ आपको, नाश्ता चाय के बाद कर लेना। चलें पापा, आसिफ तुम सब भी आ जाओ, वो कहती हुई चली गई थी। चले अंकल, काशिफ उसका हाथ थाम कर गया था, उठ गया था। हशाम अहमद भी उठ गए, तो वो उनके साथ ही डाइनिंग टेबल तक आ गया था, जहां वो साइमा के साथ नाश्ता लगाने में मसरूफ थी। साइमा, तुम भी बैठ जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। वो सब बैठ गए तो वो कहती हुई किचन की तरफ मुड़ गई। बेटा, पहले नाश्ता तो करने दो, चाय बाद में पियेंगे। हशाम अहमद बोले। अंकल को पहले चाय दे दूँ ना पापा? वो रुक कर कहने लगी। नहीं, मैं सबके साथ ही पीऊंगा, तुम भी बैठ जाओ, नाश्ता करो। वो बोला तो वो वापस पलट आई थी। अच्छा हुआ जो आज आप आ गए, वरना आसिफ जाने वाला था आज आपको बुलाने, उसने कहते हुए पास बैठे काशिफ की प्लेट में पराठा डाला था। फिर हशाम अहमद की प्लेट में सादा चपाती रखती हुई कहने लगी थी। पापा, आपको घी वाले पराठे नहीं खाने हैं बस। भाई बेटे, तुम कब तक मुझसे परहेज करवाओगी? वो बेसाख्तगी से मुस्कुराए थे। जब तक आप बिल्कुल फिट नहीं हो जाते। कितने फैटी हो गए हैं आप। तोंद भी निकलने लगी थी, जबकि पुलिस वालों की तोंद तो नहीं निकलनी चाहिए। यार, हम तो खुफिया पुलिस में हैं। हमें कौन देखता है भला? कोई देखे ना देखे, हम तो देखते हैं ना। हमारे पापा को बहुत स्मार्ट होना चाहिए बस। वो मुस्कुराती हुई खाली गिलासों में ऑरेंज जूस भरने लगी थी। और क्या, हमारे पापा को स्मार्ट होना चाहिए, किसी और के पापा हों या ना हो। आसिफ ने और वासिफ ने पुरजोर तायीद की। वासिफ, यार देख रहे हो, ये मेरी औलाद हैं या मैं इनकी? हशाम अहमद उसे मुखातिब करके बहुत खुशदिली से हंस रहे थे। ठीक ही तो कह रहे हैं भाई, पुलिस वालों को तो स्मार्ट होना ही चाहिए। जवाबन वो मुस्कुराया था। मगर अंकल, उमूमन पुलिस वाले बेडोल और तोंदू ही नजर आते हैं, आसिफ कहने लगा। हाँ, लेकिन ज्यादातर स्मार्ट और फिट भी होते हैं। हाँ, जैसे कि आप। अंकल, क्या बॉडी है आपकी। सच्ची बॉडी बिल्डिंग तो मैं आप ही से सीखूंगा, जरा और बड़ा हो जाऊं तब, वासिफ बोला था और वो महज हंस कर रह गया। साथ ही उसे भी देखा जो किचन में जा रही थी। बदिया बेटा, देख रहे हैं हम, फिरकी बनी हो सिर्फ, कुछ खा पी नहीं रही हो? हशाम अहमद ने टोक दिया। मैं खा लूंगी पापा, चाय तो ले आऊं, वो कहती गई थी और चाय ले आई थी और वो सब नाश्ते से फारिग हो गए थे जब वो खाने बैठी थी। पापा, हम एक बार फिर चेक कर लें सामान, कुछ रखना भूल तो नहीं गए गाड़ी में? आसिफ कहता हुआ उठा तो वासिफ और काशिफ भी पीछे चल दिए थे
और जब हशाम अहमद भी मेज से उठ गए तो वो भी उनके साथ ही उठा था। पापा अंकल के लिए चाय का सामान भी ले चलें। और जब वो सब निकलने लगे तो बदिया कदरे शोखी से बोली थी, हा हा हा। हशाम अहमद हंसते हुए आगे बढ़ गए थे, जबकि वो उससे कहने लगा था, अब मैं इतनी चाय भी नहीं पीता हूँ। फिर कितनी पीते हैं? दिन भर में सिर्फ 3 कप। रियली? उसे यकीन ना आया। हाँ, वो मुस्कुरा दिया। तुमने कहा था ना, जाति किसी भी शय की मुजिर होती है। बस फिर मैंने चाय पीना कम कर दिया। मैंने कहा तो आपने कम कर दी, पहले नहीं कर सकते थे? क्या जानते नहीं थे कि ज्यादा चाय पीना सेहत के लिए मुज़िर है? जानता था। फिर पहले कोई नहीं था ना रोकने टोकने वाला, ख्याल रखने वाला। अब तुम हो। वो कहकर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ हशाम अहमद के साथ हो गया था। ड्राइव तुम करोगे या मैं करूं? वो सब गाड़ी में बैठ गए तो हशाम अहमद उसके लिए अगली सीट का डोर खोलते हुए पूछने लगे, पापा आप ड्राइव करें, अंकल को बैठने दें। ये हमारे साथ गाना गाएंगे। पीछे से साइमा बोली, मुझे गाना वाना नहीं आता, आप बैठे हैं शाम भाई, मैं ड्राइव करूंगा। वो कहता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। गाना सबको आता है, हर कोई सिंगर होता है, बाथरूम सिंगर ही सही, मगर होता है क्यों पापा? साइमा फिर बोली थी, भाई मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, हैं? फिर बाथरूम में आप करते क्या हैं? वासिफ हैरत से बोला, नहाता हूँ। वो शोखी से हंसा तो वो सब भी हंस पड़े। अब नहाना तो गाना भी गाना अंकल, क्या मजा आता है। काशिफ मशवरा दे रहा था। वो जेरे लब मुस्कुराता हुआ गाड़ी स्टार्ट करने लगा था। हाँ अंकल, सच्ची ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए वाला गाना गाना। आप सच्ची बड़ा मजा आता है। ओके यार, मैं याद रखूंगा तुम्हारी बात। है शाम भाई, चलना कहाँ है? वो पहले काशिफ को जवाब देकर हशाम अहमद से पूछने लगा। खंडाला, वो बोले थे। खंडाला? इतनी दूर? वो हैरान हुआ। दूर कहाँ है अंकल? पीछे से वासिफ कहने लगा, 3 घंटों में पहुंच जाएंगे। पहाड़ पर जाएंगे, खाना खाएंगे, मस्ती करेंगे, हल्ला गुल्ला मचाएंगे, खेलेंगे, सनसेट देखेंगे और वापस आ जाएंगे। वासिफ ने सारी प्लानिंग सुना डाली थी। यार, 2-3 दिन ठहरते तो मजा आता ना। एक दिन में क्या मजा आएगा? वो बोला। एक दिन में भी बहुत मजा आ जाता है अंकल, आप चलें तो। साइमा बोली थी, बदिया बच्चे बहुत चुप हो, कुछ बोलो तुम भी। हशाम अहमद उससे कहने लगे, जो अब तक खामोशी बैठी थी। मैं क्या बोलूं पापा? वो मुस्कुराई थी और वासिफ ने मिरर में जगमगाते उसके चेहरे पर भरपूर नजर डाली थी। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उसने बड़ी ही गैर महसूस से अंदाज में मिरर इस तरह सेट कर लिया था कि उसे बआसानी देख सके। सो अब देख रहा था, मगर बहुत एहतियात से, इस तरह कि ना वो कुछ समझ सके और ना ही कोई और महसूस कर सके। आप ही कुछ नहीं बोलेंगी पापा? इन्हें आता ही नहीं है बोलना, सिवाय इसके कि चलो खाने चलो, चलो होमवर्क करो, चलो बस ज्यादा शरारत मत करो, पापा को परेशान ना करो, काशी को मत डांटो, साइमा सलीके से रहो, आसिफ आसिफ तुम दोनों पिटोगे मुझसे, वगैरह वगैरह। आसिफ ने एक ही सांस में उसके चेदा चेदा जुमले गिनवा दिए थे जो वो घर में मसरूफ कहती रहती थी। तो तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरी बच्ची का? हशाम अहमद बेसाख्तगी से मुस्कुराए थे। ना पापा, आप ही तो हमारी जान है। बस ये बता रहा हूँ कि आप ही को इन सब बातों के सिवा और कुछ नहीं आता। आप ही, आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, आसिफ ने कहते हुए उसके हाथ थाम लिए थे। नहीं, मुझे क्यों बुरा लगने लगा? वही सब तो कहा तुमने जो मैं कहती रहती हूँ। वो मुस्कुराई थी। फिर वो सब मिलकर कोरस में गाना गाने में लग गए थे। और इस वक्त तो वासिक अब्बास मारे हैरत की आंखें फाड़ कर रह गया था, जबकि हशाम अहमद ने माउथ ऑर्गन बजाना शुरू किया था। बड़ी अच्छी धुन बजाई थी उन्होंने, जिसे सुनने के बाद वो हैरान सा बोला था, हशाम भाई आप ये भी कर लेते हैं? हाँ भई, तुम इतने हैरान क्यों हो? वो हंस दिए थे। बच्चों के साथ पिकनिक पर निकले हैं तो बच्चा तो बनना ही पड़ेगा। और फिर बरखुरदार हम आदमी हैं, आदमियों के दरमियान रहते हैं, तो हरकतें भी आदमियों जैसी ही करेंगे ना। तुम्हारी तरह आदम बेजार तो नहीं फिर सकते हम। मैं कहाँ बेजार हूँ भाई, साथी तो हूँ आपके। वो खजालत से मुस्कुराया और जब मंजिल तक पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी तो वो सब उतर पड़े। बदिया ने एक सायादार दरख्त के नीचे चादर बिछा दी तो आसिफ और वासिफ जल्दी जल्दी खाने के टिफिन वगैरह ला ला कर रखने लगे। इससे फारिग हुए तो पानी पी पी कर उछल कूद में लग गए, जबकि वो कहती ही रह गई कि पहले कुछ खा लेते ना। खाएंगे ना आप ही, आपको तो बस खिलाने पिलाने की ही फिक्र रहती है, आए हमारे साथ। वासिफ कहता हुआ उसे अपने साथ खींच ले गया था। हशाम अहमद भी बच्चों में शामिल हो गए थे। तुम भी उठो यार, तुम्हें अपने सामान की पहरेदारी के लिए नहीं लाए हैं हम। वो जो हथेलियां टिकाए आरामदेह अंदाज में दरी पर बैठा हुआ उन सबको देख रहा था। हशाम अहमद उसे भी साथ ले गए थे।
एन्जॉय करने आए हैं हम तो एन्जॉय करो समझे? उन्होंने कहते हुए फ्लाइंग सॉसर उसकी जानिब उछाली थी। फ्लाइंग सॉसर? वही तो लिखा है। उसकी जानिब उछाली थी। कर तो रहा हूँ। सॉसर कैच करते हुए वो हंस दिया और फिर हंसते-हंसते ही बहुत सा वक्त बीत गया था। और जब वो सब उछल कूद कर थक गए तो खाने पर टूट पड़े। एक दूसरे से छीन-छीन कर खूब शोर मचाकर खाना खाया गया और खाने के फौरन बाद एक बार फिर वो सब मौज-मस्ती में लग गए थे। आसिफ और वासिफ एक बार फिर बदिया को ज़बरदस्ती अपने साथ खींच ले गए थे। आसिफ छोड़ो ना, मुझसे नहीं होती बंदरों की तरह उछल-कूद। वो मना कर रही थी मगर सुनता कौन था? हाँ, आपको बस फिरकी की तरह घूमना आता है आप ही। आप पापा को तो स्मार्ट बनाने पर तुली रहती हैं और खुद को देखें कितनी स्मार्ट नहीं है। आसिफ बाकायदा बहस कर रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या आप ही स्मार्ट नहीं है? इतनी प्यारी तो हैं। साइमा को बेहद बुरा लगा। हाँ, प्यारी हैं मगर बहुत बेचारी भी हैं। एकदम डल, वासिफ कह रहा था। आप हमसे बड़ी हैं, आपको तो हमसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। मगर आप तो बस हरदम मम्मी बनी ही रहती हैं। मम्मी बनी हैं जब भी तो हम जिए हैं, भाई। उसके बजाय साइमा ही बोली थी। इसमें तो कोई शक नहीं है। आसिफ और वासिफ बैक ज़बान बोले, बस ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो देर से चुप थी एकदम ही टूक गई, तो वो चारों हंसते हुए उसे दूर तक दौड़ाते चले गए थे और वो हशाम अहमद के पास बैठा उन सबको देख रहा था, उनकी बातों पर मुस्कुरा रहा था। खाने के बाद हशाम अहमद उनके साथ शामिल नहीं हुए थे, बल्कि दरी पर हाथों का तकिया बनाए लेट गए थे और वो भी उनके पास ही बैठ गया था। वासिफ, जाओ तुम भी उनके पास। उसे महवियत से उन सब की जानिब देखता पाकर वो बोले, मैं यहीं ठीक हूँ भाई। वो मुस्कुराया था। यार इंजॉय करने आए हो तो करो ना। कर तो रहा हूँ हशाम भाई, ये दूसरा यादगार दिन गुजारा है मैंने आपके साथ। वो मुस्कुरा दिए। हशाम भाई एक बात पूछूं? कितनी ही देर चुप रहने के बाद वो बोला था, जरूर पूछो यार। आपकी उम्र कितनी होगी? वो पूछकर मुस्कुराहट छुपा गया था। हैं क्या मतलब है? हाँ, वो हंसते हुए उठ बैठे थे। ये क्यों पूछा तुमने? क्या बुड्ढा दिखाई देने लगा हूं मैं तुम्हें? दिखाई नहीं देते इसलिए तो पूछ रहा हूँ। वो जेरे लब मुस्कुराहट के साथ कहने लगा। इतने यंग और स्मार्ट हैं आप। बच्चों के साथ देखकर लगता ही नहीं कि आपके बच्चे इतने बड़े बड़े हैं। हाँ, बच्चे तो काफी बड़े हैं मेरे। और मैं यंग और स्मार्ट भी हूँ। वो कहने लगे। वासिक, बच्चे 38 साल का हूँ मैं और मेरी बड़ी बेटी 19 की है। एक मजे की बात बताऊं तुम्हें, मेरी 19वीं सालगिरह पर बदिया पैदा हुई थी। 17 साल का था मैं जब शादी हुई थी मेरी। इतनी छोटी उम्र में? वो सर हिलाकर मुस्कुरा दिए। अपने वालिदैन के बुढ़ापे की औलाद था मैं। उस वक्त पैदा हुआ था मैं जबकि मेरे वालिदैन ने बाऔलाद होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। और जब मैं पैदा हुआ तुम अंदाजा कर सकते हो कि अम्मा और बाबा को कितनी खुशी हुई होगी। एक औलाद पाई थी उन्होंने बड़ी दुआओं और मन्नतों के बाद, और उस औलाद की सारी खुशियां भी देखना चाहते थे। उनका बस नहीं चलता था कि मुझे खींच खाच कर जल्दी से बड़ा कर दें, मेरी शादी करें और मेरे बच्चे खिलाएं। वो बहुत मजे लेकर बता रहे थे। 17 साल का हुआ तो अम्मा बाबा ने पकड़ के शादी कर दी। बहुत चीखा चिल्लाया मैं, मगर सुनता कौन, शादी करनी ही पड़ी। खुशनसीब था मैं जो खदीजा जैसी शरीके हयात मिली मुझे। उसे पाया तो सारी झल्लाहट, सारा गुस्सा जो अम्मा अब्बा की ज्यादती पर था सब जायल हो गया। 2 साल बाद हमारी बेटी पैदा हुई। उस वक्त इंटर पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था मैंने। खदीजा को भी पढ़ने का बहुत शौक था, मगर घर गृहस्थी की मसरूफियात आड़े आ गई। मैंने तो पढ़ाई जारी रखी मगर वो ना रख सकी। मैंने तो बहुत चाहा कि वो भी अपनी तालीम जारी जारी रखे, मगर उसे अपने शौक से ज्यादा अम्मा अब्बा की ख्वाहिशें अजीज थीं। बदिया 3 साल की थी जब साइमा पैदा हुई, और साइमा 1.5 साल की हुई तो आसिफ और वासिफ पैदा हुए। पहले पोतियां फिर जुड़वा पोतों को पाकर अम्मा अब्बा तो जैसे अपनी जिंदगी की सारी खुशियां पा गए। आसिफ और वासिफ साल भर के भी नहीं हुए थे जब अम्मा और बाबा आगे पीछे फौत हो गए। उन दिनों मैं आईपीएस की तैयारी में था। वासिक बच्चे, बहुत भरपूर जिंदगी गुजारी है हमने अल्लाह के फजल से, इसलिए अपनी उम्र से ज्यादा जवान नजर आते हैं। किसी चीज की कमी नहीं की परवरदिगार ने मेरी जिंदगी में। जो मैंने चाहा वो मुझे मिला उस रब की मेहरबानी से। हाँ, बस खदीजा को बहुत जल्दी उसने अपने पास बुला लिया। मेरी बदिया 11 साल की थी जब काशिफ की पैदाइश के बाद खदीजा की डेथ हो गई, और फिर मेरी इस नन्ही सी बच्ची ने यूं संभाला मुझ समेत अपने बहन भाइयों और घर को कि हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ
कि खदीजा हमारे दरमियान से उठ गई। बहुत बहादुर है मेरी बेटी। इस वक्त हालात के सामने डट गई थी जब मैं टूटने लगा था, मगर उसने मुझे टूटने नहीं दिया। यूं समेटा हमें कि आज भी मैं सोचता हूँ तो हैरान होता हूँ। 11 साल की थी वो, और काशिफ शेरख्वार था। उसे संभालना आसान काम नहीं था। अब काशी को देखता हूँ तो फख्र महसूस होता है। अपनी बेटी पर दाद देता हूँ मैं। उसकी हिम्मत और हौसलों की बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं उसने, अपने बाप, बहन और भाइयों और घर के लिए। 7th स्टैंडर्ड में थी वो जब खदीजा की डेथ हुई और उसने स्कूल छोड़ दिया था। वो कहकर चुप हुए तो वो फौरन ही कुछ न बोला। कितने ही लम्हे खामोश रहने के बाद कहने लगा था, हशाम भाई, आप दूसरी शादी भी तो कर सकते थे। हाँ, सोचा था मैंने, वो मुस्कुराए थे, मगर कर नहीं सका। हौसला ही नहीं हुआ। जब खदीजा की मौत हुई और काशी की परवरिश का मसला सामने आया, तो मैं संजीदगी से दूसरी शादी के बारे में सोचने लगा था। मगर वो मेरी बच्ची हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, पापा, मेरे भाई बहन पर सौतेली मम्मी मुसल्लत मत करना प्लीज, मैं पालूंगी इन्हें। और उसने सिर्फ कहा नहीं था, बल्कि अमल करके भी दिखाया। और अब मैं चाहता हूँ उसकी शादी कर दूं, मगर वो कहती है पहले वो ग्रेजुएशन करेगी, उसके बाद सोचेगी। पिछले साल उसने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया था प्राइवेट तौर पर, और इस साल इंटर कर लिया है। अगले 3 सालों में इंशाअल्लाह बीए भी कर लेगी। और मैं अपनी बच्ची के लिए ऐसा घर चाहता हूँ जो उसे बहुत खुश रखे, हर खुशी उसे दे, उसे उसके उन सब ख्वाबों की ताबीर दे जो उसने ज़िम्मेदारियों में घिर के देखे ही नहीं। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा मिले मुझे जो मेरी बच्ची की वो तमाम खुशियाँ दे जिन्हें उसने अपनी बहन और भाइयों की खातिर खुद पर हराम कर लिया है। वो बात खत्म करके सिगरेट सुलगाने लगे थे, जबकि वो उन पर से नजरें हटाकर उसे देखने लगा था, जो कदरे फासले पर अपने भाइयों और बहन के साथ बैठी थी। वो सब हंस रहे थे, जबकि वो मुस्कुरा रही थी। आपकी बेटी बहुत अच्छी है श्याम भाई, वो धीरे से बोला था। हाँ, ये तो मुझे पता ही है। वो सिगरेट का कश लेकर मुस्कुराए थे, साथ ही एक भरपूर नजर उस पर डाली थी जो उनूस बदिया पर नजरें मरकूज किए हुए था। वासिक अब्बास, एक दिन तो तुम्हें मुझ पर खुलना ही होगा, वो सोचकर मुस्कुराए थे। फिर उस पर से नजरें हटाकर उसे देखने लगे थे, जो वासिक अब्बास की निगाहों में थी, मगर उससे बेखबर बहन और भाइयों के साथ मगन थी। बरखुरदार, मेरी हिस्ट्री तो जान ली तुमने, अब कुछ अपना जुग्राफिया भी बताओगे? उन्होंने कहते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो कदरे चौंका, फिर उनकी तरफ देखे बगैर ही मुस्कुरा दिया। शाम भाई, आपकी हिस्ट्री थी, आपने बता दी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बताने लायक, वो धीमे से लहजे में बोला था। हैं? क्या मतलब है, डायरेक्ट आसमान से टपके हो? नहीं खैर, वो फिर मुस्कुराया था, मेरे वालिदैन हयात नहीं है। इतना तो मैं जानता ही हूँ, वो धीरे से हंसे तो। तुम तो वो सुनाओ जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। मुझे क्या पता आप क्या सुनना चाह रहे हैं, बताऊंगा वक्त आने पर, लेकिन एक बात अभी बता देता हूँ कि जो जिंदगी तुम जी रहे हो ना बच्चे, वो नॉर्मल लोग नहीं जीते हैं। हाँ, शायद मेरा लाइफस्टाइल कुछ अब नॉर्मल ही है। वो फीकी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा था, हशाम भाई, मोहब्बतें कभी नहीं मिली मुझे, शायद इसलिए ऐसा हूँ मैं। आपसे मिलने के बाद लगा कि हाँ, मैं अब नॉर्मल जिंदगी जीता रहा हूँ। क्यों, पहले एहसास नहीं हुआ था? वो पूछने लगे। नहीं हुआ था, आपसे पहले कोई इतना पुरखुलूस, इतना अपनापन लिए हुए मिला ही नहीं। या फिर मैंने ही सही नहीं की खुलूसो अपनायत तलाश करने की, कि जिनसे ये जज्बे मिलने चाहिए थे, उनसे मिले ही नहीं, तो फिर मेरा जी ही ना चाहा कि मैं इन जज्बों को कहीं और तलाश करूं। वो ठहरे ठहरे अंदाज में कह रहा था। शाम भाई, मैं इकलौती औलाद था अपने वालिदैन की, फिर भी मुझे उनके पास से दौलत के सिवा कुछ नहीं मिला। मैं बेतहाशा मोहब्बतों का तलबकार था, और मम्मी पापा मुझे बेतहाशा दौलत देते थे। पापा को कमाने से फुर्सत नहीं थी, और मम्मी को उड़ने से पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे पैदा कर लिया था। मेरा इब्तिदाई बचपन नौकरों के रहमो करम पर गुजरा, फिर बोर्डिंग स्कूल की जिंदगी मुकद्दर हुई, उसके बाद हॉस्टल नसीब हुआ, और जब तालीम मुकम्मल करके घर लौटा तो उस वक्त मम्मी बिस्तरे मर्ग पर थीं। और सच्ची बात बताऊं हशाम भाई, उन्हें उस हाल में देखकर भी मेरे दिल में उनके लिए कोई जज्बा नहीं उभरा। अजीब सी कैफियत थी मेरी, ना मैं इसे मोहब्बत का नाम दे सका, ना ही नफरत का। खाली सा जहन लिए मम्मी के बेड के आसपास रहा करता था। फिर वो गुजर गई, और पापा उस वक्त भी घर के बजाय अपने बिजनेस टूर पर फॉरेन में थे। मम्मी की तदफीन के 15 दिन बाद आए थे, और मैं उनके तासुरात से ये जानने की सही करता रह गया कि उन्हें मम्मी की मौत का कोई दुख है या नहीं, मगर मैं कुछ अख्ज़ नहीं कर पाया। पता नहीं कैसे बेहिस वालिदैन पाए थे मैंने, या शायद मुझे ही सलीका नहीं था जज़्बों को पहचानने का। खैर, फिर मैं आईपीएस की तैयारियों में लग गया, और जब इम्तिहान से फ़ारिग हुआ तो पापा भी गुज़र गए।
और इस वक़्त भी मुझे ये एहसास छू कर नहीं गुज़रा कि मेरा अब दुनिया में कोई नहीं रहा। एहसास होना भी कैस एहसास होता भी कैसे हशाम भाई कि तन्हा होने का एहसास तो शायद पैदाइश के साथ ही मेरे साथ जुड़ गया था। यूं मम्मी की तरह पापा की मौत पर भी मेरे दिल को कुछ नहीं हुआ। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं वालिदैन जैसी बेशबहा नेमत खो चुका हूँ। एहसास तो उस वक्त होता ना जबकि इस नेमत की अहमियत मुझ पर वाज़े की गई होती। इन रिश्तों का एहसास दिया गया होता, मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे इन रिश्तों से सिवाय बेअंदाज़ा दौलत के। पापा ने अपना सारा बिज़नेस, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी और उनकी डेथ के बाद मैंने सब कुछ बेच डाला और सारी रकम फलाही इदारों में दे दी। बस वही कोठी रहने दी जिसमें आखिरी वक़्तों में मम्मी के साथ 4 दिन गुज़ारे थे मैंने और आज भी वहीं रहता हूँ मैं। अब आप बताएँ हशाम भाई, मेरी जगह आप होते, वो सारे हालात झेलते जो मैंने झेले हैं, तो क्या आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते थे? अपनी बात ख़त्म करके वो उन्हें देखने लगा था। पता नहीं शायद मेरा लाइफ़स्टाइल भी कदरे अब नॉर्मल होता, मगर तुम्हारी तरह तो बहरहाल नहीं होता। तन्हा तो नहीं रहता मैं, बहुत सारे दोस्त ज़रूर बनाता, तुम्हारा तो कोई दोस्त ही नहीं है बच्चे। वो मुस्कुराए थे, कहा ना श्याम भाई, कभी जी ही नहीं चाहा अपनी तन्हाई से निकलकर अतराफ में नज़र डालने का। और ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है? आप जो हैं, ये तो मैं खुद बन बैठा हूँ बरखुरदार, वरना तुम तो लिफ्ट देने वाले नहीं थे। वो धीरे से हँस दिए, तो वो भी मुस्कुरा दिया। कुछ कह नहीं सका कि उसी वक़्त वो पाँचों पास चले आए थे। पापा चलें ना, सनसेट होने वाला है, देखते हैं, काशिफ़ कह रहा था। सनसेट यहाँ बैठकर भी दिखाई देगा बेटे, वो बोले। पापा आप तो बहुत लेज़ी हैं, हम तो वहाँ एकदम खाई के किनारे जाकर देखेंगे। काशिफ़ ने मुँह बनाया, फिर पलटकर वासिक का हाथ पकड़ लिया। अंकल आप चलें ना। हाँ चलो, वो फ़ौरन उठ गया था। अंकल खाई के करीब मत जाना, बदिया ने फ़ौरन टोका था। वो इस बात में सर हिलाकर काशिफ़ का हाथ थामे आगे बढ़ गया, तो उसके पीछे साइमा, आसिफ़ और वासिफ़ भी चल दिए, जबकि वो हशाम अहमद से कहने लगी थी, पापा आप मना करें ना कि खाई के पास ना जाएं। कुछ नहीं होगा बेटे, वासिफ़ बच्चा नहीं है और ना ही तुम अम्मा जान हो, जो यूं हलकान हो रही हो। उसके तरद्दुद पर हंस दिए थे। पापा आप भी बस बात नहीं सुनते हैं। वो चिढ़ गई, तुम्हारी तो सारी बातें सुनता हूँ मेरी जान सी बेटी। बैठो यहाँ, उन्होंने कहते हुए उसे पास बिठा लिया था। वो सब बड़े हो गए हैं बेटा, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, कब समझोगी तुम? उसका सर थपकते हुए वो मोहब्बत से बोले थे, बस सारी फिक्रें तुम्हें हमारी ही हैं। अपने बारे में भी कुछ सोचती हो कभी? अपने बारे में क्या सोचना पापा, आप जो हैं वो उनके कंधे से सर टिकाकर मुस्कुरा दी। हाँ, कहती तो हो कि हम हैं तुम्हारे लिए सोचने वाले, लेकिन बेटा जो हमने सोचा है वो मानती क्यों नहीं हो? क्या सोचा है पापा? और मैंने भला आपकी कौन-सी बात नहीं मानी है? वो सीधी हो बैठी। हमने तुमसे शादी की बात की थी ना? तो पापा मैंने कब ये कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी? लेकिन टाल तो रही हो ना हमारी बात। पापा 3 ही साल तो माँग रही हूँ ना बस, ग्रेजुएशन कर लेने दें मुझे। ग्रेजुएशन ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है बच्चे, मगर मैं करना चाहती हूँ। पापा समझे ना, तब तक काशी मज़ीद समझदार हो जाएगा। फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी उसे सँभालने में। तो यूँ कहो ना काशी के और बड़ा होने का इंतज़ार कर रही हो। ग्रेजुएशन तो महज़ बहाना है, वो मुस्कुराए थे। अब आप जो भी समझें, वो हँस रही थी। वैसे सच्ची बात तो यही है कि मैं चाहती हूँ काशी और समझदार हो जाए। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती पापा। मैं यही चाहती हूँ कि रोज़े महशर जब मेरा मम्मी से सामना हो, तो मेरा सर उनके आगे झुका हो। बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि उस रोज़ मैं मम्मी से फ़ख्र से ये कह सकूँ कि मम्मी देखिए मैंने आपसे जो वादा किया था, उसे पूरा कर दिया। पता है पापा, मम्मी को जैसे यकीन था कि वो काशी के बाद ज़िंदा नहीं बचेंगी। इसीलिए तो हॉस्पिटल जाने से पहले उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके बाद मैं अपने पापा और बहन-भाइयों का ख़्याल रखूँगी। और पता नहीं पापा, मैं सही तौर से अपना वादा निभा पाई हूँ या नहीं। ना, यूँ नहीं कहो बेटा। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से उसकी बात काटी थी, उसे खुद से लगा लिया था। तुमने बखूबी अपना अहद पूरा किया है बेटे। तुम यकीन रखो, रोज़े महशर तुम्हें नादिम नहीं होना पड़ेगा अपनी मम्मी के सामने। खैर हम शादी की बात कर रहे थे। अगर आज तुम्हारी मम्मी होती ना, तो हम तुम्हारी शादी कर चुके होते। वो माहौल के बोझलपन को कम करने की सही कर रहे थे। इतनी जल्दी मुझे अपने घर से भगा देते पापा। वो मुस्कुराई थी। और क्या, वो हंस दिए। तुम्हारी मम्मी अक्सर मुझसे कहती थी कि हमारी बेटियां जो ही 18 साल की होंगी हम उनकी शादी कर देंगे, और मैं भी उसकी बात से मुत्तफिक था और अब भी चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूं।
तुम हामी भरो तो मैं अभी कर दूँ। जी नहीं, मुझे अभी नहीं करनी। आप तो बस मुझे भगा देने पर तुल गए हैं। नहीं जान, तुम्हें तो हम बहुत मोहब्बत से रुखसत करेंगे। खैर ये बताओ, मेरी पसंद चल जाएगी तुम्हें? या खुद पसंद करोगी अपना दूल्हा? अब वो उसे छेड़ रहे थे। पापा मैं मारूँगी। वो खिसियाकर हँसती हुई उनके कंधे से लग गई थी। अच्छा चलो बताओ तो सही, कोई पसंद है तुम्हें? वो हँस रही थी। पापा कैसी बात कर रहे हैं? मैं भला क्यों पसंद करने लगी? आप किस लिए हैं? क्यों नहीं कर सकती बेटा? चलो बताओ कोई है? कोई नहीं है। तुम्हारे आस-पास, दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे कोई तो होगा बेटा। वो जाने उससे क्या सुनना चाह रहे थे। हाँ पापा, मेरे आस-पास आप हैं, मेरे भाई हैं, बहन है और मम्मी की प्यारी-प्यारी यादें हैं। ओ बाबा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। उन्हें फिर से हँसी आ गई थी। तो जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब भी दे चुकी हूँ पापा। आप मुझे गुस्सा ना दिलाएं, बस कोई काम ही नहीं है जैसे मुझे अपना बल ढूंढने के सिवा। अब वो चिढ़ गई थी। मेरी भोली सी बच्ची, उन्होंने मोहब्बत से उसका सिर चूम लिया था। तुम्हारे लिए तो हमने बल ढूंढ लिया है। दूर खड़े गुरूब होते सूरज के नज़ारे में माँ वासिक अब्बास पर नजरें जमाकर वो मुस्कुराए थे। भाई बेटे, पूछोगी नहीं कि कौन है वो? वो चुप ही रही तो वो कहने लगे, नहीं, क्यों? बस पापा, मैं इस सिलसिले में फिलहाल कुछ भी सोचना नहीं चाहती और आप प्लीज बंद करें ये टॉपिक। यार तुम बेटी हो मेरी, समझी? अम्मा क्यों बन जाती हो? वो हंसते हुए उठ गए थे। आओ चलें, हम भी करीब से सनसेट देखें। उसका हाथ थामकर उठाते हुए चल दिए थे। और जब सूरज गुरूब हो गया तो वो कहने लगी, बस अब घर चलें। चलते हैं ना आप ही, इतनी भी क्या जल्दी है, बस थोड़ी देर और डॉज बॉल खेल लें। सायमा बोली थी, दिन भर उछल कूद कर जी नहीं भरा तुम्हारा? बस अब चलो, अंधेरा हो रहा है, घर जल्दी पहुंच जाए तो अच्छा है, वरना अगली सुबह जल्दी उठोगे नहीं और स्कूल जाने में टाल मटोल करोगे। चले ना पापा, वो कहती हुई चारों को खींच खाच कर उस तरफ ले आई थी जहाँ चादर बिछाई गई थी और खाने पीने की अशिया रखी गई थी। पापा थोड़ी देर और कहिए ना आप ही को, आसिफ और वासिफ का भी मूड नहीं था वापसी का। बस बेटा, आज इतना काफी है, फिर किसी दिन आएंगे हम। हशाम अहमद बोले तो चारों मुंह बनाते हुए बदिया के साथ सामान समेटने लगे थे। पापा, थर्मोस में चाय बची है, पियेंगे आप? गरम भी है, वो पूछने लगी थी। वासिफ को दो बेटा, मेरा मूड नहीं है। मैं भी नहीं पीऊंगा, उसने भी मना कर दिया। क्यों भाई, बात क्या है? पानी की तरह चाय पीते थे तुम, मगर अब मैं देख रहा हूँ कि चाय पीते ही नहीं हो। हशाम अहमद पूछने लगे। पीता हूँ हशाम भाई, हाँ, मगर कम जरूर कर दिया। वो मुस्कुराया था। और पापा, पता है अंकल ने मेरे कहने से चाय कम कर दी है। सामान का बास्केट लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ती हुई वो बोली थी। तुम्हारे कहने से? वो ठिठके थे। हाँ, मैंने एक बार कहा था अंकल से कि इतनी ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। वो गाड़ी का बैक डोर खोलकर सामान अंदर रखती हुई कह रही थी। और हशाम अहमद ने उसे देखा था, जो लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट लिए वासिफ से बातें करता हुआ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। तुम बैठो बेटा, मैं ड्राइव करूंगा। और जब उसने स्टीयरिंग सीट की जानिब का डोर खोला तो वो बोले थे, नहीं आप बैठे भाई, मैं करूंगा। वो बोला तो वो शाना उचकाकर अगली सीट पर बैठ गए थे। अंकल, मजा आया ना आज? उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई तो वासिफ पूछने लगा। हाँ, वो मुस्कुराया था। तो फिर अंकल, दूसरी पिकनिक कब होगी? आसिफ पूछने लगा। जब तुम चाहो। नेक्स्ट संडे कैसा रहेगा? साइमा भी शामिल हुई थी उनकी गुफ्तगू में। अच्छा, तो हर संडे को अब तुम लोग पिकनिक मनाओगे? बदिया डांटने लगी थी। इम्तिहान शुरू होने वाले हैं तुम सबके, और अब इम्तिहान से पहले कोई पिकनिक नहीं होगी। समझ गए तुम सब? ओहो आपी, अब इम्तिहान का नाम लेकर हमें डराएं तो नहीं। आसिफ झल्लाया। पढ़ते नहीं हो ना, इसलिए डरते हो इम्तिहान से। वो हंसी थी। फिर वासिक से कहने लगी, अंकल 1 घंटे बाद किसी रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोकना, हम डिनर पैक करा लेंगे, फिर घर जाकर खाएंगे। ठीक है ना पापा? हाँ, अभी तो भूख नहीं लगी है, लेकिन घर पहुंचते ही लग जाएगी। या तुम अगर अभी खाना चाहोगे बेटा? वो पहले उससे कहकर वासिफ वगैरह से पूछने लगे थे। घर चलकर ही खाएंगे पापा, साइमा बोली थी। पापा ये बजाए ना, काशिफ ने कहते हुए माउथ ऑर्गन थमाया था। अंकल से कहो बेटा, वो मुस्कुराए थे। नहीं यार, मुझे नहीं आता, वो फौरन बोला था। यार तुम्हें आता क्या है आखिर? हशाम अहमद पूछने लगे। हशाम भाई, आप जैसा तो नहीं हूं मैं कि हर काम कर सकूं। वो मुस्कुराया था। सर पर पड़ेगी ना तो सब करना आ जाएगा। वो हंसे, फिर माउथ ऑर्गन बजाने लगे थे। आते वक्त आसिफ वगैरह खूब शोर मचा रहे थे, गाने गा रहे थे, तालियां पीट रहे थे, मगर अब वापसी में थकन के सबब जरा चुप चुप से थे। साइमा तो सो ही गई थी, काशिफ भी ऊँघने लगा था, जबकि आसिफ और वासिफ गाए बगाए उससे बातें कर लेते थे। कहाँ चले तुम? और जब घर पहुंचकर गाड़ी से निकलकर वो अपनी बाइक की तरफ बढ़ा जो वो सुबह यहीं छोड़ गया था,
तो हशाम अहमद पूछने लगे, घर और कहाँ? वो बोला, खाना खा कर जाना भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं हशाम भाई, भूख नहीं है मुझे। चलो यार मत खाना मगर जरा देर बैठो तो सही। वो मुसिर थे, फिर किसी दिन हशाम भाई, अभी तो जाने दे। ओहो अंकल चले ना, एक तो आप मस्का बहुत लगवाते हैं। उसकी ना ना पर बदिया बोली थी। सिर्फ बोली ही नहीं थी बल्कि उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ गई थी और वो भी कशा कशा उसके कदम से कदम मिलाता चला गया था। वासिक अब्बास तुम किस दिन आया होगे मुझ पर। मैं तो शिद्दत से मुंतजिर हूँ उस दिन का। दोनों को साथ चलता देखकर हशाम अहमद सोचकर मुस्कुराए थे। उसने बारहा सोचा था कि वो बदिया के लिए हशाम बाई से बात करेगा, मगर हौसला नहीं कर पा रहा था। उसे खदशा था कि कहीं वो इनकार ना कर दें और उनके मुंह से इनकार सुनने का ही हौसला वो खुद में नहीं पाता था। और दिन अपनी रफ्तार से गुजरते जा रहे थे। हत्ता कि 3 साल बीत गए थे मगर वो बदिया के लिए उनसे कोई बात नहीं कर पाया था। इस दौरान वो बारहा उनके घर गया था, उनके बच्चों के साथ वक्त गुजारा था। बारहा हिम्मतें मुज्तमा की थीं कि उनसे बात करें मगर जब उनके सामने आता था तो जैसे सारी हिम्मतें बिखर जाती थीं। जाने क्यों जहन में ये खदशा जम गया था कि वो इनकार कर देंगे। और इस अरसे में हशाम अहमद उसे अक्सर मशवरा देते रहते कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। कहो तो कोई अच्छी लड़की देखूं तुम्हारे लिए। मशवरे के साथ वो अपनी खिदमत भी पेश करते थे। अभी नहीं हशाम भाई, हर बार यही जवाब देता था। कोई पसंद है, उन्होंने बारहा कुरेदा था और उसका जी चाहता वो फौरन बदिया का नाम ले दे, मगर दिल की इस शदीद ख्वाहिश को वो लबों पर ला ही नहीं पाया था। शाम भाई, मैं शायद आपसे कभी नहीं कह पाऊंगा कि मुझे आपकी बेटी से मोहब्बत है। कह भी दिया तो आप यकीनन इनकार कर देंगे कि आप तो अपनी बेटी के लिए एक मुकम्मल इंसान चाहते हैं जो आपकी बेटी को हर खुशी दे और आपकी नज़र में मैं शायद मुकम्मल नहीं हूँ। अपनी तन्हाइयों में वो अक्सर सोचता रहता था। बदिया बेटे मेरे बेडरूम के बाजू वाला कमरा खोलकर उसमें एक बेड सेट कर दो। शाम को घर में दाखिल होते ही हशाम अहमद बोले तो वो कदरे हैरानी से पूछने लगी, किस लिए पापा, कोई आ रहा है क्या? आ नहीं रहा, बल्कि मैं जबरदस्ती ला रहा हूँ उस जिद्दी बंदे को। किसे पापा? वो समझी नहीं। वासिक को? अंकल को? वो हैरान हुई। क्या वो हमारे साथ रहेंगे? नहीं बेटे, कुछ दिनों के लिए ला रहा हूँ, बहुत बीमार है। वो तवील सांस लेकर कहने लगे। तबीयत खराब थी उसकी, इसलिए 3 दिन की छुट्टी ली थी उसने, मगर आज एक हफ्ता हो गया उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। तो मैं खैरियत पूछने चला गया और तब मालूम हुआ कि उसकी हालत कितनी बिगड़ी हुई है। मैं तो समझा था कि मौसमी तब्दीली की वजह से तबीयत गिरा हुई होगी, मगर जब उसके घर गया तो पता चला कि वो कितना सीरियस है। उसे तो हॉस्पिटलाइज्ड होना चाहिए था मगर घर में ही पड़ा है। पहले मैंने सोचा कि हॉस्पिटल में एडमिट करा दूं, फिर सोचा घर ही ले आऊं। बहुत क्रेजी लड़का है, पता नहीं जिंदगी से इतना बेजार क्यों फिरता है। खैर तुम कमरा ठीक करो बेटे, मैं उसे लेकर आता हूँ। वो कहते हुए जाने के लिए उठ गए थे। मैं चलूं पापा? आसिफ पूछने लगा। नहीं बेटे, मैं ले आऊंगा। वो कहते हुए चले गए थे और जब उसे लेकर आए तो उसकी हालत देखकर कितनी ही देर तक वो सब कुछ कह ही ना पाए थे। ऐशाम अहमद के बाजू में वो नीम बेहोश सा था। आसिफ और वासिफ ने बढ़कर सहारा दिया था और लाकर बिस्तर पर लिटा दिया था। पापा, अंकल को तो हॉस्पिटलाइज्ड करना चाहिए। उसकी हालत के पेश नज़र वासिफ कहने लगा। मैंने सोचा था मगर फिर घर ही ले आया। यहाँ रहेगा तो हम सब देखभाल बाकायदगी से दवाएं वगैरह देते रहेंगे, तो जल्द ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल में इसलिए नहीं छोड़ा कि भरोसा नहीं है इस पर। दवाएं ठीक से खाता नहीं है जानबूझकर। वो उसके सिरहाने बैठ गए थे, उसका सर सहला रहे थे, जबकि बदिया उसकी तपती पेशानी पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी थी। मैं डॉक्टर को ले आऊं पापा? आसिफ कहकर जाने लगा। मैं फोन कर चुका हूँ बेटे, डॉक्टर आता होगा, वो बोले तो आसिफ उसके बेड के पास आ रुका। पापा, ये अंकल ऐसे क्यों हैं? साइमा पूछ रही थी। कैसे हैं बेटा? वो ठिठके थे उसके सवाल पर। अजीब से, यूं लगता है जैसे जबरन हंसते मुस्कुराते हैं। इंटरेस्ट ही नहीं है जैसे जिंदगी से। साइमा की बात पर वो महज मुस्कुरा कर रह गए थे। फिर डॉक्टर आ गया था और उसे चेक करने के बाद हॉस्पिटल में दाखिल करने का मशवरा दिया था। जो भी जैसा भी इलाज करना है यहीं करें डॉक्टर, वो बोले थे और तब डॉक्टर उसके ट्रीटमेंट में लग गया था। और जब घंटों बाद बुखार का जोर टूटने पर उसने आंखें खोली तो पहली नजर हशाम अहमद पर पड़ी, जो उसके पास ही बैठे थे। नहीं, लेटे रहो। वो उठने लगा तो उन्होंने उसके सीने पर हाथ रखकर मना कर दिया। फिर कहने लगे, जी तो चाहता है कि इतनी खरी खोटी सुनाऊं तुम्हें कि तबीयत साफ हो जाए तुम्हारी। यूं किया जाता है भला बताओ? आज मैं नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता, मर जाते पड़े पड़े और किसी को खबर भी नहीं होती।
वासिक बच्चे तुम जीना कब सीखोगे आखिर? वो अपनाहियत से डांट रहे थे और उसने कुछ कहने के बजाय पलकें मूंद ली तो आंखों के गोशों से कितने ही आंसू फिसल कर तकिए में जज्ब हो गए। वासिक बेटा, वो पुकार के उस पर झुके, मैं तो जीना चाहता था श्याम भाई, मगर मोहब्बतों के बगैर कब तक जीता। उसके लहजे में उम्र भर की थकन दर आई थी। यूं नहीं कहते बच्चे, क्या हमारी मोहब्बतें तुम्हारे साथ नहीं है? वो उसकी पेशानी पर बिखरे बाल परे करते हुए बोले थे, इसीलिए तो अब तक जिंदा हुआ श्याम भाई, वरना तो। वो बात अधूरी ही छोड़कर चुप हो गया था। भाग जिंदा हो, जीना तो तुम्हें अब मैं सिखाऊंगा, वो बोले थे और उसी पल बदिया पूछती हुई कमरे के दरवाजे पर आ रुकी थी। पापा, अंकल जागे तो बताइएगा मुझे। मैंने दलिया बनाया है, जूस भी तैयार है, मैं ले आऊंगी, आप खिला देना। ये जाग गया है बेटे, तुम ले आओ दलिया वगैरह, वो बोले तो वो वहीं से सर हिलाकर वापस पलट गई थी और वो उससे कहने लगे थे, वासिक बेटा उठो, मुंह हाथ धो लो, उठ सकते हो ना? जी भाई, वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उठ बैठा था। फिर बेड से उतरा तो वो पूछने लगे, चक्कर तो नहीं आ रहे ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ बाथरूम की जानिब चला गया था। हशाम अहमद उसके पीछे ही थे, मगर बाथरूम में दाखिल नहीं हुए थे और जब वो बाहर निकला तो बाजू थाम कर उसे बेड तक ले आए थे, जो बैठकर अब गहरी गहरी सांसें ले रहा था। इस स्नान में बदिया खाने की ट्रे ले आई थी। कितने वीक हो गए अंकल आप? खाने की ट्रे उसके आगे सेट करती हुई वो कहने लगी थी, जब पापा लेकर आए थे तो हम डर ही गए थे आपकी हालत देखकर। अंकल, जब अपना ख्याल रखने वाला कोई ना हो तो खुद को अपना ख्याल रखना चाहिए। ये सोचकर खुद को हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि हमारा कोई है ही नहीं, कोई ना हो अंकल, मगर वो अल्लाह तो है ना, जिसने जिंदगी दी है और सलीका दिया है जीने का। यूं ही तो नहीं छोड़ दिया है हमें हालात के रहमो करम पर। देखो कितने पते की बात कही है मेरी बेटी ने। सुनो और अमल करो, समझे? हशाम अहमद बोले तो वो महज मुस्कुरा कर रह गया, कुछ बोला नहीं था। चलो अब खाना खाओ, फिर दवाइयाँ लेना। बदिया बेटे, दूध नहीं लाई तुम? वो पहले उससे कहकर फिर बदिया से पूछने लगे थे। गरम करने रखा है पापा, अभी ले आती हूँ। और अंकल, जितना दलिया लाई हूँ सब खाना है आपको, वो कहती हुई चली गई थी। हशाम भाई, बहुत तकलीफ दे रहा हूँ आपको, वो धीरे से बोला था। ये गैरों वाली बात मत करो वरना दूंगा एक झापड़। वो घूर कर बोले, चलो अब खाओ भी, और सब खाना है, बचना नहीं चाहिए कुछ भी, समझ गए? सब तो नहीं खाऊंगा, खाना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइज्ड इसीलिए तो नहीं किया तुम्हें कि जानता हूँ वहाँ डॉक्टरों और नर्सों की तो तुम सुनने वाले नहीं थे, और वो जबरदस्ती करने से तो रहे, जबरदस्ती तो हम कर सकते हैं, चलो खाओ अब, वो बोले थे और उसकी ना के बावजूद उसे सारा दलिया और जूस खिला पिला कर ही छोड़ा था। फिर बदिया दूध ले आई, तो दवाओं के साथ उसे वो भी पीना पड़ा। सायमा वगैरह सो गए क्या बेटे? वो खाली बर्तन समेट रही थी जब उन्होंने पूछा। जी पापा, देर हुई, सब सो गए, अब आप ही आराम करें, मैं आपका बिस्तर भी इस कमरे में लगा देती हूँ। अंकल को किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है ना रात में, वो बोली थी। हाँ ये ठीक है बेटा, मैं अपना बिस्तर यहीं लगा लेता हूँ, और तुम भी अब सो जाओ जाकर। हशाम भाई, मैं ठीक हूँ, आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। वो बोला, कुछ ठीक नहीं हो तुम, इतना गुस्सा आए जा रहा है ना तुम पर कि जी चाहता है पीट कर रख दूं तुम्हें। उन्होंने डांट दिया। अंकल, इतने बड़े होकर डांट खाने वाला काम करते हैं आप? वो हंसती हुई ट्रे समेट कर चली गई थी और दोबारा गद्दा उठाए दाखिल हुई थी। अरे रे बेटा, मैंने कहा था मैं अपना बिस्तर लगा लूंगा, तुम क्यों उठा लाई? हशाम अहमद ने बढ़कर गद्दा उसके हाथों से लेकर फर्श पर डाल दिया। आप रहने दे पापा, मैं कर रही हूँ ना। वो उन्हें टोक कर गद्दे पर चादर डालने लगी, फिर तकिया भी रख कर कहने लगी, अब सो जाएं पापा, और प्लीज अंकल को इतना डांटे भी नहीं, वैसे ही बीमार हैं। वो मुस्कुराए थे, उसके सर पर हाथ फेर कर पेशानी चूमी थी। जाओ अब तुम भी सो जाओ बेटा, वो बोले थे तब वो मुस्कुराती हुई चली गई थी। और हशाम अहमद ने उसे देखा था, जिसकी नजरें वहीं जमी थी जहां से बदिया गई थी। वासिक बेटे लेट जाओ, वो बोले तो वो चौंका, फिर तवील सांस लेकर उनकी तरफ देखे बगैर ही लेटकर आंखें बंद कर ली थी। फिर एक एक करके 3-4 दिन बीत गए थे। वो बस उसका बेहद ख्याल रख रहे थे, अपनी बातों से, अपने सलूक से उसकी तबीयत बहाल करने में लगे हुए थे। वो भी इतनी तवज्जो और मोहब्बतें पाकर तेजी से रूबसेहत होने लगा था और 5वें दिन हशाम अहमद से कहने लगा, हशाम भाई, अब मुझे जाना चाहिए, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ खुद को। नहीं, अभी कुछ दिन और रहो, मुझे भरोसा नहीं है तुम पर। अकेले रहोगे फिर केयरलेस हो जाओगे। जब तक मैं ना कहूँ तुम जाने का नाम नहीं लोगे, उन्होंने दो टूक अंदाज में मना कर दिया था। हशाम भाई, मैं ठीक हूँ, कल से ड्यूटी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। नहीं, फिलहाल नहीं। जब तक बिल्कुल फिट नहीं हो जाते, ना मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, ना ही ड्यूटी ज्वाइन करने दूंगा।
हशाम भाई, मैं वो कुछ कहना चाह रहा था मगर कह ना सका क्योंकि बदिया ने बात काट दी थी। उसी वक्त वो हशाम अहमद के लिए चाय और उसके लिए जूस लेकर आई थी। अंकल बहस मत करें, पापा ठीक कह रहे हैं, फिलहाल जाने की बात मत करें। उसने कहते हुए हशाम अहमद की तरफ चाय का कप बढ़ाया था। फिर उसे जूस का ग्लास थमाकर पूछने लगी थी, कुछ खाएंगे? नहीं, उसने नफी में सर हिला दिया। आपके लिए लाऊं पापा? काशी की फरमाइश पर दही बड़े बनाए हैं मैंने। वो उनसे पूछने लगी, नहीं बेटा, अब रात को ही खाएंगे हम खाने के साथ। वो बोले, जी नहीं, खाना है तो अभी खा लें, खाने के वक्त मैं नहीं दूंगी। दही बड़े ही खाकर पेट भर लेंगे, फिर खाना नहीं खाएंगे आप, पता है मुझे। यार तुम मेरी अम्मा हो या बेटी? वो हंस रहे थे दोनों। वो भी हंसी, फिर कहने लगी, लाकर दूं बड़े? नहीं बेटा, जरा भी मूड नहीं है, बाद में। और बाकी सब कहाँ है? वो पूछने लगे। पढ़ने बैठा कर आई हूँ, बस सारा दिन उधम मचाए रहते हैं अंकल का दिल बहलाने की आड़ में। वो कहती हुई खाली कप और ग्लास लेकर चली गई थी। आपकी बेटी बहुत अच्छी है श्याम भाई, सबका ख्याल रखने वाली। वो धीरे से बोला था। हाँ वो तो है, पर तुम बताओ, तुम्हें क्यों अच्छी लगती है मेरी बेटी? बहुत गैर मुतवक्को सवाल था उनका, जो उसे बुरी तरह सटपटा गया था। जी, वो कुछ कह ही ना पाया। ये क्या जी वो मैं कर रहे हो? आखिर तुम किस दिन अपने मुंह से फूटोगे कि तुम्हें मेरी बेटी की तमन्ना है? वो उसकी कैफियत से खूब महसूस हुए थे और वो आंखें फाड़े मुंह खोले सकता जदा सा उन्हें देखे जा रहा था। वो बोले थे और वो कुछ कहने के बजाय एकदम ही उनके गले लग गया था। थैंक्स अशाम भाई, उसकी आवाज में खुशी के साथ आंसू की भी नमी थी। कोई ज़रूरत नहीं है थैंक्स वैंक्स की। बताओ, कितने बरसों से मुंतज़िर हूँ मैं तुमसे ये सुनने का कि तुम्हें बदिया की चाय, तुम्हारी आँखों में तो बहुत पहले ही देख ली थी मैंने अपनी बच्ची की छवि, और मुंतज़िर था तुम्हारी पेशकदमी का, मगर तुम पता नहीं किन उलझनों में उलझे थे। एक बार तो कहते बेटा, मैं 100 बार अपनी बच्ची सौंप देता तुम्हें। उसकी पुश्त थपकते हुए वो मोहब्बत से कह रहे थे। मैं कैसे कहता है शाम भाई, कभी हौसला ही नहीं कर पाया। लेकिन क्यों? मैं डरता था कहीं आप इनकार ना कर दें। मैं क्यों इनकार करता बेटे? ऐसा क्यों समझा तुमने? आपने एक बार कहा था श्याम भाई, आप उसके लिए ऐसा बर चाहते हैं जो उसे जिंदगी की हर खुशी दे, उसे उसके उन ख्वाबों की ताबीर भी दे जो उसने देखे नहीं, और मैं खुद को इस पोजीशन में नहीं पाता था। हाँ श्याम भाई, मोहब्बतें कभी नहीं मिले मुझे, मैं तो खुद तशना रहा हूँ, फिर उसे कैसे सैराब करता जिसकी तमन्ना दिल ने कर ली थी। वो धीरे धीरे कह रहा था। पागल हो तुम? वो मुस्कुरा दिए। बड़ी मोहब्बत से उसका चेहरा हाथों में थाम कर पेशानी चूमी थी। सारे खदशे जहन से झटक दो बेटा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी बेटी को तुमसे ज्यादा कोई नहीं चाह सकता और इतना खुश नहीं रख सकता जितना तुम रख सकते हो। थैंक्स भाई, थैंक यू सो मच। वो बहुत आसूदगी से मुस्कुराया था और हशाम अहमद ने आज उसकी सदा उदास रहने वाली आंखों को भी मुस्कुराते देखा था। क्या वो मानेगी हशाम भाई? वो पूछ रहा था। क्यों नहीं मानेगी? अंकल कहती है ना मुझे, वो बेचारगी से बोला। तो उन्हें हंसी आ गई। तो क्या हुआ? वो कहने लगे, मेरे कुलीग हो, इस नाते से वो तुम्हें अंकल कहती है तो क्या हुआ? ये कोई मसला नहीं है, मैं बात करूंगा उससे, और यकीन है मुझे वो इनकार नहीं करेगी। वैसे तुमने उसे कभी टोका क्यों नहीं कि अंकल ना कहे? बताया ना, डरता था आपसे। वो जेरे लब मुस्कुराया था। अच्छा जी, उन्होंने धब जमाए थे। नहीं हशाम भाई, सच्ची। वो कहने लगा, जब उसकी चाह ने दिल में घर किया तो मैं सचमुच बहुत परेशान हो गया था ये सोचकर कि आप पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे, इसलिए मैं कभी उससे कुछ कह ना पाया। कोई बात नहीं बच्चे, मैं कह दूंगा। जी तो चाहता है अभी कह दूं, फिर सोचता हूँ वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। वो कह रहे थे, फिलहाल बीए फाइनल एग्जाम की तैयारियों में बिजी है। यूं भी घर और हमारी जिम्मेदारियों में घिर कर ज़हनी यकसोई कम ही मिलती है उसे। अब इस नए रिश्ते का ज़िक्र छेड़ूँगा तो और भी मुंतशिर होगा उसका ज़हन, फिर वो ठीक से पेपर्स भी नहीं दे पाएगी। परसों से उसके पेपर्स होने वाले हैं, वो हो जाए तो फिर मैं उससे बात करूँगा पहली फुर्सत में। और अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा? मर जाओगे तुम? वो मुस्कुराहट छुपा गए थे। शायद, वो धीरे से बोला था। वो मना नहीं करेगी, मैं जानता हूँ ना अपनी बेटी को। तुम्हें यकीन चाहिए ना, मैं दे रहा हूँ। तो नहीं आता तो अभी बुलाकर तुम्हारे सामने पूछता हूँ। सुन लेना क्या कहती है। बुलाऊं उसे? वो पूछ रहे थे। नहीं, वो मुस्कुराया था। ठीक, तो जल्दी से फिट फाट हो जाओ, 15 दिनों के अंदर अंदर मैं तुम्हें अपनी बेटी सौंप दूंगा, उन्होंने कहते हुए एक बार फिर उसकी पेशानी चूमी थी। मुकम्मल तौर से सेहतमंद हो जाने पर उसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी और तनदही से अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़ हो गया था। उन दिनों मुजरिमों की सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ गई थीं, जिसकी वजह से हम वक़्त अलर्ट रहना पड़ता था। काम का दबाव बहुत था, फिर भी वो बहुत खुश था।
और मुंतज़िर था हशाम अहमद से बदिया के राज़ी होने का मुजदा जाफ़िज़ा सुनने का। और कबल इसके कि हशाम अहमद उसे ये मुजदा जाफ़िज़ा सुनाते, वो अपनी जान से गुज़र गए। एक रात जबकि वो सोने की तैयारियों में था, उसे बदिया की कॉल मौसूल हुई थी। अंकल, पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी हॉस्पिटल में हैं। उसकी हेलो सुनते ही वो बिला तमीज़ कहती हुई रो पड़ी थी और उसे मज़ीद कुछ पूछने का होश ना रहा था, सिवाय ये कहने के कि मैं आ रहा हूँ। अंकल, हमारे पापा। वो जो ही हॉस्पिटल पहुंचा, वो चारों उससे लिपट कर शिद्दतों से रो दिए थे और वो उन्हें समेटता हुआ उसे देखने लगा, जो दीवार से टेक लगाए खड़ी खाली खाली निगाहों से उसे ही देख रही थी। पापा नहीं रहे, कहते कहते आंसू बहुत तेजी से उसकी आंखों से फिसले थे। नहीं, शौक की सी कैफियत से दो चार, वो फकत इसी कद्र कह सका था। वो चारों उससे लिपटे बेतहाशा रो रहे थे, जबकि उसकी समझ में ना आया कि वो किस तरह उन सबको तसल्ली दे और किस तरह खुद को यकीन दिलाए हशाम अहमद की मौत का। एक्सीडेंट स्पॉट से लोगों ने पापा की डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंचाई थी। उनकी कार किसी ट्रेलर के जद में आ गई थी और वो जगह पर ही वो सिसकियों पर काबू पाने की सही करती हुई बता रही थी। लेकिन हशाम भाई तो मेरे साथ ही ड्यूटी ऑफ करके निकले थे। उनकी गाड़ी मैंने घर के गेट में दाखिल होते देखी थी और मैं अपनी बाइक अपने घर की तरफ बढ़ा ले गया था। ये कहकर उसने गोया खुद को तसल्ली देना चाही थी कि मरने वाला हशाम अहमद नहीं होगा। हाँ, पापा आए थे घर, फिर खाने के बाद ये कहकर चले गए कि किसी से ज़रूरी मिलना है, थोड़ी देर में वापस आ जाएँगे। वो तो नहीं आए, अलबत्ता 1 डेढ़ घंटे बाद सिटी हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया। हम पहुँचे तो पता चला कि वो जाए हादसा पर ही जाँ बहक हो चुके थे। कहते-कहते वो शिद्दतों से रो पड़ी थी। पापा, हमारे पापा, अंकल, वो चारों बेतहाशा सिसक रहे थे। मैं हूँ ना, मत रो इतना तुम लोग तो बहुत बहादुर हो और बहादुर लोग रोते नहीं हैं। बदिया, प्लीज संभालो खुद को भी और इन सबको भी। उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो उन सबको कैसे तसल्ली दे, किस तरह उनके दुख का मुदावा करे। हमें अकेला छोड़ देंगे अंकल आप? हशाम अहमद की तदफीन के बाद उनके जनाजे में शरीक अफराद एक एक करके कब्रिस्तान से जाने लगे और वो भी खाली जहन सा उनके पीछे चल दिया तो आसिफ ने कहते हुए उसका हाथ पकड़ लिया था। तब उसने बुरी तरह चौंक कर अतराफ में नजरें डाली थी। वासिफ और काशिफ भी उसके पास ही खड़े थे। नहीं, नफी में सर हिलाते हुए उसने तीनों को समेटा तो एक बार फिर आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे थे। वो तीनों को लेकर घर वापस आ गया था और अगले कई दिनों तक उनके साथ रहा था। उन सब ने हशाम अहमद का कमरा उसके तसर्रुफ में दे दिया था और काशिफ, जो अब 9 साल का था, जिसे अब भी हशाम अहमद के सीने पर सर रखकर सोने की आदत थी, हशाम अहमद के बाद अब उसके सीने पर सर रखकर सोने लगा था और उसे यूं महसूस होने लगा था जैसे हशाम अहमद की जगह उनके बच्चों ने उसे दे दी है। ये पापा ने दिया था आपके लिए। उस रोज जब वो ड्यूटी ऑफ करके लौटा तो बदिया ने कहते हुए काफी तबीज सा लिफाफा उसे दिया था। हादसा से 1 दिन पहले ये लिफाफा पापा ने मुझे दिया था, ये कहकर कि अगर अचानक उनकी डेथ हो जाए तो मैं ये आपको दे दूं, वो बोली और वो बंद लिफाफा उसके हाथ से लेकर देखने लगा, जिस पर उसी का नाम लिखा हुआ था। क्या होगा इसमें? वो पूछने लगा। मुझे नहीं पता, पापा ने इस तरह पैक दिया था, तो मैंने भी खोल कर देखना जरूरी नहीं समझा। आप देख लें, आप ही के काम की कोई चीज होगी, वो कहती हुई चली गई थी। और तब उसने तवील सांस लेकर लिफाफा चाक किया था। वो कुछ ज़रई ज़मीनों की मिल्कियत के कागज़ात थे, कुछ बैंक अकाउंट्स की तफ़सील थी और हशाम अहमद का एक मुख्तसर सा ख़त भी था, जो उन्होंने उसे मुख़ातिब करके ही लिखा था कि वासिक बेटे, कोई लंबी-चौड़ी जायदाद नहीं है मेरे पास, जो भी है तुम्हारी निगरानी में दे रहा हूँ। मेरे बेटे अभी इतने बड़े नहीं हैं कि इन ज़मीनों की पैदावार का हिसाब-किताब कुछ इस लोभी से सँभाल सके। बेटा, मुझे उम्मीद है तुम मेरे बच्चों की मदद करोगे। मैंने मिल्कियत के सारे हुकूक तुम्हारे नाम कर दिए हैं, इस यकीन के साथ कि तुम मेरे बच्चों को मेरी कमी महसूस नहीं होने दोगे। फ़कत तुम्हारा हशाम भाई। मैं कोशिश करूँगा हशाम भाई, फिर भी आप जैसा तो नहीं बन सकता। उसने तवील सांस लेकर मुख्तसर सा खत दोबारा पढ़ा था, मगर निगाहें जो तहरीर देखना चाह रही थी वो उसे नजर ना आई थी। हशाम भाई, आपकी बेटी आज भी मुझे अंकल कहती है। आपने शायद उससे बात नहीं की। इस खत में भी कोई जिक्र नहीं है उस रिश्ते का जो आपने मुझसे जोड़ने का वादा किया था। वो सोचों में गुम था। ये भी तो हो सकता है कि आपने उससे बात की हो और उसने इनकार कर दिया हो। हाँ, यही बात होगी, वरना आप खत में कुछ तो लिखते उसके बारे में। अंकल, या आपकी चाय? बदिया की आवाज ने उसे चौंकाया था और वो तवील सांस लेकर सीधा हो बैठा था। बदिया, बैठो, कुछ बातें करनी है। वो कप देकर जाने लगी तो वो बोला, तब वो वापस पलट आई थी।
कुछ बोली तो नहीं, अलबत्ता इस्तफ़हामिया नज़रों से उसे देखने लगी थी और उसने हशाम अहमद के ख़त समेत वो लिफ़ाफ़ा भी उसकी तरफ बढ़ा दिया था, जिसे थाम कर वो पूछने लगी थी, "क्या है? खुद देख लो।" वो बोला तो वो जो अब तक खड़ी थी, लिफ़ाफ़े से कागज़ात निकालती हुई बेड के एक सिरे से टिक गई थी। "कुछ कहोगी नहीं?" और जब कागज़ात देखने के बाद वो ख़त भी पढ़ चुकी तो वो पूछने लगा, "क्या कहूँ अंकल?" उसके सवाल में हैरानी वाज़ेह थी। "तुम्हें ऐतराज़ तो नहीं है अपने पापा के इस फ़ैसले से? उन्होंने मुझे तुम लोगों का सरपरस्त बना दिया है।" "नहीं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, पापा ने कुछ सोच कर ही फ़ैसला किया होगा। हाँ, अगर आप हमारी ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहते, तो इनकार कर सकते हैं।" आखिरी जुमला उसने बहुत धीमी आवाज़ में अदा किया था। "मैं क्यों इनकार करूँगा? तुमने ये सोचा क्यों?" वो ठिठका था उसकी बात पर। "अंकल, आप तो शुरू से तन्हा रहते आए हैं, अब एकदम से हमारा हमारा बार आप पर आ गया है। काशी भी बहुत परेशान करता है आपको, इतना कहती हूँ मेरे या आसिफ के पास सो जाया करे, मगर सुनता नहीं है। अंकल, आप तो आदी नहीं है ना इन सब बातों के, इसलिए मैंने सोचा अगर आप चाहें तो हमें छोड़कर जा सकते हैं।" उसकी आवाज़ अब भी धीमी ही थी। सर भी झुका रखा था उसने, फिर भी उसके लहजे में आँसुओं की नमी उसने महसूस कर ली थी। "मेरी बात छोड़ो, तुम क्या चाहती हो ये बताओ मुझे?" "मैं कुछ नहीं चाहती अंकल, आपकी मर्ज़ी, चाहें तो रहें, चाहें तो चले जाएँ। मतलब ये कि मेरा यहाँ रहना ना रहना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मैंने ये तो नहीं कहा" अब कि उसने सर उठाया था। "तुम्हारा मतलब तो यही था ना?" "नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था अंकल, मैं तो बस आपकी परेशानी की वजह से कह रही थी।" "मेरी परेशानी?" "हाँ, आप आदी नहीं है ना फ़ैमिली में रहने के।" "हाँ, पहले नहीं था मगर अब हो गया हूँ।" वो मुस्कुराया, "और तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हशाम भाई ने जो ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी है उसे निभाने को मैं बख़ुशी तैयार हूँ। आज के बाद तुम ये कभी मत सोचना कि तुम लोगों की वजह से मुझे किसी तकलीफ़ या परेशानी से दो-चार होना पड़ा है।" "थैंक्स अंकल," वो मुस्कुराई थी। हशाम भाई ने बताया था, बीए का एग्ज़ाम देने वाली थी। कुछ सोचकर वो पूछने लगा। "हाँ," उसने सर हिला दिया। "तो फिर पेपर्स कब हैं तुम्हारे?" "वो तो हो भी चुके।" "कब तुमने दिए?" "हाँ, काफ़ी दिन हो गए।" "यानी हशाम भाई की डेथ से कब्ल तुम एग्ज़ाम से फ़ारिग हो चुकी थीं?" "जी, मेरे पेपर्स ख़त्म होने के 5 दिन बाद बाबा की डेथ हुई थी।" "मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं अंकल?" वो बताकर पूछने लगी। "पेपर्स ख़त्म होने के बाद हशाम भाई ने तुमसे कोई बात की थी?" वो बग़ौर उसे देख रहा था कि उसके तासुरात से कुछ अख़ज़ कर सके, मगर उसके चेहरे पर हैरानी के सिवा कोई और तासुर नहीं था। "कौन-सी बात अंकल? आप क्या कहना चाह रहे हैं? साफ-साफ कहिए ना, मबहम बातों से मुझे सख्त उलझन होती है।" "मेरे ताल्लुक से हशाम भाई ने कोई बात की थी तुमसे?" "नहीं तो, आपके ताल्लुक से पापा क्या बात करते मुझसे?" वो उलझने लगी थी। "कुछ नहीं, जाओ तुम।" नफ़ी में सर हिलाकर उसने चाय का खाली कप उसे थमा दिया था, मगर वो जाने के बजाय कहने लगी, "नहीं अंकल, मुझे बताइए क्या बात है? पापा आपके ताल्लुक से मुझसे कौन-सी बात करना चाहते थे, जो कर ना सके?" "कोई बात नहीं है बदिया, तुम जाओ।" "नहीं, आप बताएँ मुझे," वो बज़िद हुई। "जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो जाने दो, तुम ये कागज़ात ले जाओ, सँभाल कर रख देना।" "अंकल मुझे बताएँ क्या बात कहना चाहते थे पापा?" वो मुसिर थी। "बदिया प्लीज़ जाओ," वो कदरे दुरुस्ती से बोला। वो चंद लम्हों तक खड़ी उसे देखती रही, फिर कप के साथ कागज़ात भी लेकर चली गई थी। "ओह खुदा! मैं क्या करूँ?" वो हाथों का तकिया बनाए बेड पर लेट गया था। हशाम भाई ने उससे कोई ज़िक्र ही नहीं किया, कहीं उन्होंने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया था? नहीं, अगर ऐसा होता तो वो अपनी प्रॉपर्टी और बच्चों की ज़िम्मेदारी मुझे यूँ ना सौंपते। तो क्या मुझे बदिया से कह देना चाहिए कि हशाम भाई क्या कहना चाहते थे उससे मेरे ताल्लुक से? हाँ, मुझे कह देना चाहिए, वो फ़ैसला करके उठ बैठा। ये तुम क्या करने जा रहे हो वासिक अब्बास? वो क्या सोचेगी कि बाप के मरते ही तुम्हारी नीयत में फितूर आ गया? क्या वो यकीन कर लेगी कि तुम उससे वही बात कह रहे हो जो उससे उसका बाप कह नहीं सका? इस ख्याल के आते ही वो सर थाम कर बैठ गया था। "ऐशाम भाई, किस मुश्किल में डाल गए आप मुझे। मैं उसे कह भी दूँ तो वो यकीन ही क्यों करने लगी? वो तो बदगुमान हो जाएगी मुझसे। ये सोचने लगे कि आपके उठते ही उसके ताल्लुक से मेरी नीयत ख़राब हो गई। नहीं, उसे बदगुमान नहीं कर सकता मैं, वो तकलीफ़देह सोचों में घिर चुका था। रिहायशी मकान हशाम अहमद को उनके मुहक्मे की जानिब से दिया गया था और अब जबकि उनकी वफ़ात हो चुकी थी, तो मुहक्मे की जानिब से मकान खाली करने का नोटिस मौसूल हुआ था और वो पाँचों सख्त मुतवहिश हो गए थे। अब हम कहाँ रहेंगे? पापा ने तो कोई दूसरा घर भी नहीं बनाया, गाँव का घर भी टूटा-फूटा पड़ा है। बस खेत हैं और खेत में हम कैसे रह सकते हैं? सबसे ज़्यादा बेचैनी काशिफ़ को थी। खेत में नहीं रह सकते तो क्या हुआ काशी?
मेरे घर में तो रह सकते हो ना? काशिफ की फिक्रमंदी पर वो मुस्कुराकर कहने लगा। साथ ही उन चारों को भी देखा था जो बहुत खामोश बैठे थे। उसके कहने पर भी कुछ नहीं बोले थे। आपके घर में हम कैसे रह सकते हैं अंकल? काशिफ ही बोला था। जब मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ तो तुम लोग मेरे घर में क्यों नहीं रह सकते? क्यों, क्या कहते हो आसिफ? वो पहले काशिफ से कहकर उन चारों की तरफ देखने लगा था। हम क्या कह सकते हैं अंकल? कुछ कहने की पोजीशन में है ही नहीं है। वह आसिफ धीमी सी आवाज में बोला। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी पोजीशन को? उसने कहते हुए आसिफ को खुद से लगाया था। यार तुम लोग ये बात अपने जहन से कब निकालोगे कि तुम सब मुझ पर बार हो? शायद कभी नहीं अंकल, वासिफ बोला था। गुस्सा दिलाने वाली बात मत किया करो, समझे तुम? उसने नरमी से टोका था, फिर कहने लगा। 15 दिनों के अंदर हमें ये मकान खाली कर देना है, बस तो तुम लोग अपने अपने सामान की पैकिंग शुरू कर दो। ठीक है ना बदिया? वो उससे पूछने लगा तो उसने सर हिला दिया था। ओह गॉड अंकल, ये इतनी शानदार कोठी आपकी है? और जब वो उन सबको लेकर अपने घर आया तो साइमा हैरत और मुसर्रत से चीख ही पड़ी थी। और उसने हशाम अहमद की मौत के बाद पहली बार साइमा की आवाज में वो चहकार सुनी थी जैसी हशाम अहमद की जिंदगी में वो महसूस करता था। उनकी मौत के बाद तो वो बिल्कुल ही गुमसुम हो गई थी, मगर आज फिर पूरे 2 माह बाद वो उसके चहकार सुन रहा था। कितनी शानदार कोठी है और इतना खूबसूरत लॉन। सच्ची बताना अंकल, ये आप ही की है ना? वो पूछ रही थी। ज़ाहिर है, वो मुस्कुराया था। फिर आप तो बहुत अमीर हुए ना, फिर आपको ज़रूरत क्या थी जॉब करने की? अंकल, आपको तो बिज़नेसमैन होना चाहिए था। कोठी होने का ये मतलब तो नहीं हुआ कि मैं बहुत अमीर हूँ, वो फिर मुस्कुराया था। फिर क्या मतलब हुआ? साइमा, क्या बेवकूफ़ों जैसी बात कर रही हो? पापा ने हमें बताया तो था अंकल के बारे में, बदिया ने टोका था। ओह हाँ, साइमा जैसे कुछ याद करके कहने लगी। तो क्या अंकल वाक़ई आपने अपने पापा की सारी प्रॉपर्टी खैरात कर दी थी? इस कोठी के सिवा वो बस तभी सांस लेकर रह गया था। अंकल यू आर सिंपली ग्रेट। खैर मैं कह देती हूँ सबसे अच्छा कमरा मैं लूंगी, वो बोली थी। बेशक, तुम्हें जो सबसे अच्छा कमरा लगे तुम वो ले लो। और सुनो, यूं ही रहा करो चहकती हुई सी। अशाम भाई के बाद आज पहली बार मैंने तुम्हारी आवाज में जिंदगी पाई है। उसने मुस्कुराकर मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा था। थैंक्स अंकल, साइमा की आंखों में नमी दर आई थी। रोना नहीं, उसने फौरन टोका। फिर उन सब से कहने लगा, भाई तुम लोग अभी तक खड़े क्यों हो? जाओ जाकर अपने कमरे सेट करो। ये घर अब तुम सबका बल्कि हम सबका है। क्यों काशी, है ना? वो कहकर काशिफ से पूछने लगा। हाँ अंकल, मगर मैं तो आपके पास ही सोऊंगा, काशिफ बोला। काशिफ, तुम बचपना कब छोड़ोगे? बदिया ने टोक दिया था। रहने दो बदिया, काशी को अपने पास सुलाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वो बोला। अंकल, मैंने अपना कमरा पसंद कर लिया है। उसी पल साइमा की आवाज आई। वो ऊपरी मंजिल की गैलरी में खड़ी थी। बहुत अच्छी बात है, चलो भाई तुम लोग भी सेट कर लो अपना सामान। वो कहता हुआ जीनों की जानी पड़ा तो वो चारों भी उसके पीछे चल दिए थे। अंकल, ऑफिस जाते हुए मुझे भी छोड़ते जाइएगा। उस रोज वो नाश्ते की मेज पर आया तो बदिया बोली थी। कहाँ, वो ठिठका था। आज इंटरव्यू है मेरा, मैंने एक फर्म में अप्लाई किया था जॉब के लिए। आप जाते हुए मुझे वहां छोड़ते जाइएगा। आपके ब्यूरो वाले रास्ते पर ही इस फर्म का दफ्तर है, वो कह रही थी। तो तुम जॉब करोगी? हाँ, लेकिन क्यों? क्यों का क्या सवाल अंकल, वो कहने लगी। आखिर हम कब तक आप पर बार बने रहेंगे? हमें जीने के लिए खुद कफील तो बनना ही पड़ेगा। तुम सब अब भी खुद कफील हो बदिया, तुम लोगों पर मेरा एक पैसा नहीं खर्च हुआ है। तुम सब के लिए हशाम भाई की जमीनों की आमदनी ही काफी है। उन जमीनों से कितनी आमदनी होती है हमें पता है अंकल, आप ये ना समझें कि हम लाइल्म हैं, वो बोली थी। पापा की जिंदगी में उन जमीनों की आमदनी के अलावा पापा की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा भी हम सबकी तालीम और दीगर जरूरियात पर खर्च हो जाता था। मैं जॉब करना चाहती हूँ अंकल, क्योंकि हमारे सामने लंबी जिंदगी पड़ी है। आसिफ और वासिफ को अपना करियर बनाना है, साइमा की शादी करनी है, काशी के बारे में भी दूर तक सोचना है, और ये सब मैं महज इन जमीनों के बलबूते पर नहीं कर सकूंगी। ठीक है, उन जमीनों की आमदनी है, हमारे रोजमर्रा के अखराजात पूरे हो जाते हैं, मगर अंकल हमें कुछ पस अंदाज भी करना है, और ये मैं जॉब करके ही कर सकूंगी ना? हाँ अंकल, आप ही ठीक कह रही हैं, वासिफ उसकी तायद में बोला था। मैं और आसिफ भी पढ़ाई के अलावा कोई छोटा मोटा काम करने की सोच रहे हैं, आप समझे ना बात को? हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम लोगों को जो करना हो वो करो। वो नाश्ते से हाथ खींचकर कदरे नाराजगी से कहता हुआ वहां से चला गया था। देखा, कहा था ना मैंने कि अंकल खफा होंगे। कोई जरूरत नहीं थी उनसे ये सब बातें करने की, साइमा बोली थी। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी तरह बेफिक्री से नहीं बैठ सकते हम, आसिफ बोला। तुम लोगों को क्यों फिक्र है इतनी? किसी चीज की कमी है हमारे पास? अच्छी खासी आमदनी है, बेफिक्री से जी रहे हैं।
रही बात तुम दोनों के करियर की, तो यकसोई से पढ़ाई करो, करियर अपने आप बन जाएगा। और आप ही रही आपके मुस्तकबिल के लिए कुछ रकम पसंदाज करने की बात, तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आसिफ वासिफ अपना करियर बना लेंगे तो काशिफ के लिए रकम खुद ब खुद निकल आएगी। आप बस अब छोड़ दें हमारी फ़िक्रें करना, कुछ अपने बारे में भी सोच लिया करें। साइमा उमूमन बोलती नहीं थी, मगर जब बोलती थी तो सबकी बोलती बंद कर देती थी। "अब बैठे मेरा मुँह क्या देख रहे हो? जाओ सॉरी करो अंकल से, खफ़ा होकर गए हैं। नाश्ता छोड़कर आप भी जाएँ।" "आप ही" वो बोली तो तीनों उठकर वासी के कमरे की तरफ बढ़ गए थे। "अंकल जा रहे हैं आप, नाश्ता भी ठीक से नहीं किया।" वो राहदारी में ही मिल गया था। फुल यूनिफ़ॉर्म में मलबूस तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ वो रुका नहीं था। अंकल नाश्ता तो कर लेना, वो आसिफ-वासिफ समेत उसके पीछे लपकी थी। पेट भर गया मेरा तुम्हारी बातें सुनकर, वो रुक कर कहने लगा। ठीक सोचा है तुम लोगों ने, तुम जॉब कर लेना और तुम दोनों छोटे-मोटे काम करते रहना। काफ़ी रकम जमा हो जाएगी, फिर एक मकान खरीद लेना और उसी में शिफ्ट हो जाना। मेरे घर में मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंकल सॉरी, तीनों शर्मिंदा से खड़े थे। हम तो बस इस वजह से कह रहे थे कि आखिर कब तक आप हमारी फ़िक्र करेंगे? आपकी अपनी ज़िंदगी भी तो है। आपकी अपनी ज़रूरियात भी तो हैं, वो धीरे से बोली थी। तुम कौन-सी ज़बान समझोगी बदिया, बता दो, मुझे उसी ज़बान में समझाऊँगा तुम्हें कि तुम सब पर मेरा एक पैसा नहीं खर्च हो रहा, वो रुआँसी हो गई थी। अंकल चलें, अब मुआफ़ कर दें, आदत पड़ गई है आप ही को दुनिया भर की फ़िक्रें पाल कर जीने की। साइमा कहती हुई चली आई थी। तुम कह रही हो इसलिए मुआफ़ कर देता हूँ, वो मुस्कुराया था लेकिन इस शर्त के साथ कि फिर ये कभी ये मसला नहीं छेड़ा जाएगा। कहो फिर कभी करोगी ऐसी बातें? वो उससे पूछ रहा था, जो सर झुकाए खड़ी थी। नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाकर मुस्कुराई थी। अंकल आप चलें नाश्ता कर लें। आसिफ और वासिफ उसका हाथ थामे उसे नाश्ते की मेज़ तक ले आए थे। अंकल थैंक्स, आप बहुत अच्छे हैं। वो बैठा तो वासिफ कहने लगा, इनफैक्ट हम भी झिझक रहे थे आपसे ये बातें कहते हुए, मगर जब आप ही कहने लगी तो हम भी कह गुज़रे। दरअसल तुम्हारी आप ही ये सोच कर चल रही हैं कि हशाम भाई ने तुम लोग के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। हालाँकि ज़मीनों के आमदनी के, बैंक बैलेंस वग़ैरह के तमाम कागज़ात इसी के पास हैं, फिर भी ये कुछ समझती नहीं है। वो उसे देखकर मुस्कुराया था, जो उसके लिए चाय बना रही थी। मैंने ये सोचकर नहीं कहा था, उसे चाय देकर वो बोली थी, फिर क्यों जॉब करना चाह रही थी? काशी के लिए सोचा। ये तो अभी बहुत छोटा है और फिर आसिफ-वासिफ का क्या भरोसा है, अपना करियर बनाने के शादी-वादी करके अपनी लाइफ में सेटल हो जाएँगे, तो फिर मेरे काशी के बारे में कौन सोचेगा? वो अपनी अज़ली फ़िक्रमंदी वाले अंदाज़ में बोल रही थी। ओह गॉड आपी, आप ऐसा समझती हैं हमें? आसिफ-वासिफ लड़ पड़े थे उससे। वैसे आप ही ने कुछ गलत नहीं सोचा, तुम लड़के होते ही ऐसे हो। बीवी पाते ही वालिदैन से आँखें फेर लेते हो, फिर भाई या बहन किस शुमार कतार में हैं? साइमा ने कहकर दोनों को मज़ीद ताव दिलाया था। साइमा की बच्ची क्या बोली? ठहर तू। दोनों उसकी तरफ लपके थे, मगर वो हाथ ना आई थी, अंगूठा दिखाकर भाग गई थी। च अच्छा चलो मैं चलूँ, वो चाय का खाली कप रखकर हँसता हुआ उठ गया था। और सुनो, सदा भाइयों और बहन की ही फ़िक्र में ना रहा करो, कुछ अपने बारे में भी सोचा करो। वो बोला था, इनकी फ़िक्र तो अब हम करेंगे अंकल, आप देखते जाएँ, वासिफ़ बोला था। सच्ची, आप ही बहुत ताव दिलाया है आज आपने। अब देखना हम बताएँगे कि हम भी आप ही के भाई हैं, आसिफ़ ने कहा था। तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी, जो ख़दशा ज़हन में था, वो आज ज़बान पर ले आई, वो मुस्कुरा रही थी। अच्छा हुआ जो ले आईं आप। आपका ख़दशा आइंदा ज़िंदगी में हमें आपसे कभी गाफ़िल नहीं होने देगा आप ही। मुझसे नहीं, आसिफ़, बस काशिफ़ से गाफ़िल मत होना और साइमा से उसकी तो शादी हो जाएगी ना, उसका शौहर उसकी फ़िक्र करने के लिए। और आपकी शादी, वो जो दरवाज़े की जानिब बढ़ गया था। आसिफ़ के सवाल पर बदिया का जवाब सुनने के लिए एकदम ही ठहर-सा गया था। मेरी शादी? वो फीकी-सी हँसी के साथ बोली थी। काशी के बड़े होने तक तो मैं बूढ़ी हो जाऊँगी, फिर शादी का क्या सवाल? खुदाया, तूने इस लड़की को किस मिट्टी से बनाया है? प्लीज़ इसे मेरा मुकद्दर कर दे। वो ज़ेरे लब कहकर बाहर निकल गया था। बहन की बात के जवाब में आसिफ़ या वासिफ़ ने क्या कहा, वो सुनने के लिए रुका नहीं था। बदिया मेरी यूनिफ़ॉर्म की जेब में कुछ कागज़, वो पूछता हुआ लाउंज में आया था, लेकिन उसके साथ किसी अजनबी लड़की को बैठा देखकर बात पूरी किए बगैर ही वापस पलट गया था। क्या हुआ अंकल, कुछ कह रहे थे? वो पूछती हुई उसके पीछे उसके कमरे में चली आई थी। हाँ, वो मेरी यूनिफ़ॉर्म जो तुमने धोने रखी है, उसकी जेब में कुछ ज़रूरी कागज़ात थे, तुमने निकाले थे? वो पूछने लगा। हाँ, वो मैंने आपकी फ़ाइलों वाली दराज़ में रख दिए थे। मिले नहीं क्या वहाँ? होंगे वहीं, मैंने अभी तक वहाँ देखा नहीं था। वो कहता हुआ मेज़ की दराज़ खोलने लगा था, है ना? उसने मेज़ की दराज़ खोलकर जायज़ा लिया तो वो पूछने लगी। हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया तो वो वापसी के लिए पलट गई थी।
अच्छा सुनो, उसने पुकार लिया। जी। वो रुककर मुड़ी। कौन थी वो तुम्हारे साथ? मेरी सहेली। तुम्हारी सहेली? वो जाने क्यों हैरान हुआ। हाँ, क्या नहीं हो सकती? आई कांट बिलीव यार, तुम्हारी कोई सहेली भी हो सकती है। इम्पॉसिबल, तुम्हें तो अपनी बहन भाइयों की फिक्रों से ही फुर्सत नहीं मिलती। फिर सहेली कब बना ली तुमने? वो मुस्कुराया था। मैंने नहीं बनाई अंकल, वो खुद बन गई। वो भी मुस्कुराई थी। अच्छा कब? क्या आस-पास रहती है कहीं? वो पूछने लगा। नहीं, मैं एग्ज़ाम देने जाती थी ना, तभी उससे बातचीत हो गई थी। और फिर मैं तो उसे भूल भी गई थी, लेकिन परसों वो मुझे मार्केट में मिल गई। मेरा पता पूछने लगी, मैंने बताया तो आज मिलने चली आई। उसने तफ़सील से बताया था। अच्छा है, इंसान का एक दोस्त तो ज़रूर होना चाहिए, वो बोला। आपका है कोई दोस्त? हाँ, हशाम भाई थे ना। वो तो अब नहीं रहे, फिर भी मैं उनसे बातें कर लेता हूँ, वो मुस्कुरा दिया। खैर तुम जाओ, क्या सोचेगी तुम्हारी सहेली की उसे घर बुलाकर तन्हा छोड़ दिया है। वो बोला तो वो सर हिलाकर चली गई थी। कौन था वो हैंडसम? वो जूं ही सीमी के पास आकर बैठी वो पूछने लगी। कौन? वो गालिबन समझी नहीं। अरे वही जो आवाजें देता आया था। सीमी बोली, अंकल है मेरे। तुम्हारे अंकल? सीमी उछल पड़ी। हाँ क्यों? उसके हैरत पर हैरान हुई। धत, अंकल भला ऐसे होते हैं? इतने यंग? क्या सगे हैं? नहीं, वो पापा के कलीग थे। इस नाते हम उन्हें अंकल कहने लगे। तुम भी अंकल ही कहती हो उसे? हाँ, टफर इतना हैंडसम आदमी और तुमने अंकल बना रखा है इसे। कुछ और नहीं बना सकती थी? सिमी ने गोया सर पीट लिया था। और क्या बनाती भला? वो हनूज हैरान थी। शौहर तो बना सकती थी ना? शट अप सिमी, फजूल बकवास मत करो, उसने बुरा मानकर डांट दिया। ठीक है, तुम अंकल ही बनाए रहना, शौहर तो मैं बनाऊंगी उसे अपना। सिमी कहकर हंस रही थी। फिर मजीद कुछ देर और बैठकर वो चली गई थी और वो अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात में मगन हो गई थी। सिमी की बात पर उसने कोई तवज्जो नहीं दी थी, मगर उस वक्त उसके दिल को कुछ हुआ था जब उसने सिमी के पापा को लाकर ड्राइंग रूम में बिठाया था। सिमी के जाने के 3 दिन बाद वो आए थे। गेट उसी ने खोला था और वो पूछने लगे थे, तुम बदिया हो? जी, मगर मैंने आपको नहीं पहचाना। वो बोली थी, मैं आबिद जैदी हूँ। सिमी तुम्हारी दोस्त मेरी बेटी है। उन्होंने तारुफ दिया तो वो उन्हें ड्राइंग रूम में ले आई थी। मुझे वासिक अब्बास से जरूरी बात करनी है। क्या वो घर में है? सोफे पर बैठते ही वो पूछने लगे। जी हैं, मैं भेजती हूँ, वो कहती हुई चली गई थी और जब चाय की ट्रे उठाए ड्राइंग रूम में दाखिल होना ही चाह रही थी कि मैन वासिक की आवाज ने कदम रोक लिए थे। वो आबिद जैदी से कह रहा था, नहीं मिस्टर जैदी, मुझे आपकी बेटी से शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों? बस मेरी मर्जी, और उम्मीद है आप मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की सही नहीं करेंगे। उसका अंदाज दो टूक था। मिस्टर वासिक, फैसले में जल्दी ना करें। आप सोच कर जवाब दें, मैं इंतजार कर सकता हूँ, वो बोले थे। सोचने के बाद भी मेरा यही जवाब होगा, आप इंतजार की ज़हमत ना करें। उसका अंदाज़ हनूस दो टूक ही था। ठीक है, आपकी बेटी बदिया की दोस्त है। इस रिश्ते के तहत वो जब चाहे इस घर में आ सकती है, लेकिन किसी और रिश्ते के तहत मैं उसे इस घर में आने की कभी इजाज़त नहीं दूँगा। ठीक है, मगर इतने वाज़ेह इनकार की वजह भी तो बताएँ मुझे आप। वजह बताना ज़रूरी नहीं है, इतना कह देना काफ़ी है कि मुझे आपकी बेटी से शादी नहीं करनी। प्लीज़, आप जा सकते हैं, वो बोला था और आबिद जैदी उठकर चले गए थे। तब वो जो चाय की ट्रे लिए राहदारी में खड़ी थी, किचन में वापस चली आई थी। सीमी की बच्ची ने ऐसा क्यों सोचा उनके बारे में? उसे सीमी पर ताव आया था। सोच लिया तो क्या हुआ? तुम क्यों चल रही हो? तुम तो अंकल कहती हो ना उन्हें। उसके अंदर सवालो जवाब शुरू हो चुके थे। सगे अंकल तो नहीं है ना, वो तो पापा के कुलीग थे, इसलिए। ये सफाइयाँ क्यों पेश कर रही हो? सीधे-सीधे इकरार कर लो ना कि सिमी का उनकी तरफ झुकाव तुम्हें पसंद नहीं आया। हाँ, नहीं आया, मगर क्यों? क्योंकि क्योंकि और इस क्योंकि में वो कई दिनों तक उलझी रही थी। ओ खुदा, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती कि वासिक अब्बास मेरे अंकल के बजाय क्या हो गए हैं। बहन और भाइयों से अपनी कैफियत छुपाए वो मुतावाहिर फिरती थी, मगर कब तक? एक ना एक दिन तो किसी ने चौंकना ही था और साइमा चौंक गई थी। आप ही, क्या बात है? आजकल कुछ अजीब सी हो रही हैं आप। उस रोज साइमा ने पूछ ही लिया था। क्यों, क्या अजीब लग रहा है तुम्हें मुझ में? उसने तवील सांस ली थी। कुछ तो अजीब लग रहा है, चुप-चुप सी रहने लगी हैं। वो आपकी फ़िक्रमंदी वाली मखसूस टाइप के जुमले सुनाई नहीं दे रहे हैं। आप ही बताएँ ना, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, जाओ तुम काम करो अपना। साइमा को तो उसने टाल दिया था, मगर खुद फ़िक्र में पड़ गई थी, या अल्लाह अब क्या होगा? आज साइमा चौंकी है, कल अगर वासिक चौंके तो क्या हुआ? उन्हें बता दो ना कि उनकी चाह कर बैठी हो। कैसे बता दूँ? वो क्या सोचेंगे? अब तक तो अंकल कहती आई हूँ, और अब ओह पापा, आई मिस यू वेरी मच। खुद से उलझते-उलझते वो थकने लगी थी। आप क्यों चले गए पापा? अब मैं अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करूं? सायमा या किसी और से कहने का सवाल ही नहीं उठता।
वो सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आप होते तो मैं आपसे बिला झिझक कह देती कि आपसे ज़्यादा मुझे कोई और तो नहीं समझता था ना पापा। अपने ही हाल पर रोना आ गया था उसे और वो तारीख बरामदे की सीढ़ियों पर घुटनों में मुँह दिए बैठी रो रही थी, जब वासी की आवाज़ समातों में घुली थी। "बदिया, यहाँ क्यों बैठी हो?" उसने पूछा था और उसने फ़ौरन सर नहीं उठाया था, चुपके से आँसू पोंछे थे। फिर खड़ी हो गई थी, गनीमत था कि बत्ती बुझी थी, तारीकी के सबब वो उसके तासुरात नहीं देख सकता था। "चलो सो जाओ जाकर," वो बोला था। "जी," वो फ़कत इस कदर कहकर अंदर चली गई थी। "और सुनो," पीछे से उसने पुकारा था। जी, वो रुकी मगर मुड़ी नहीं थी, रो क्यों रही थी? वो पूछता हुआ पीछे से उसके आगे आ रुका था। नहीं तो वो घबराई थी, झूठ नहीं बोलना, मैं अंधेरे में भी देख सकता हूँ। वो मुस्कुराया था, बताओ क्यों रो रही थी? वो पापा की याद आ रही थी इसलिए, वो यही कह सकती थी। क्यों रोती हो पापा की याद में? अकेली तो नहीं हो तुम? क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ? सॉरी, वो धीमी सी आवाज़ में बोली थी। खैर, जाओ सो जाओ। वो कहता हुआ अपने कमरे की जानिब चला गया तो वो भी तवील सांस लेकर अपने कमरे में चली आई थी। वासिक, मैं तो आपसे कभी नहीं कह पाऊंगी कि आपको क्या मान चुकी हूँ। सोचो में गुम वो सोने की सही करने लगी थी। छुट्टी का दिन था, वासिक और तीनों भाइयों के साथ साइमा भी क्रिकेट खेलने में लग गई थी और वो हस्बे आदत किचन में मसरूफ थी जब फोन की बेल बजने लगी थी। वो सब बाहर लॉन पर थे और अंदर आकर रिसीवर उठाने वाले नहीं थे, इसलिए वो ही किचन से निकलकर फोन तक चली आई थी। वासिक से बात करा दें प्लीज, उसका सेल ऑफ जा रहा है, उसकी हेलो के जवाब में दूसरी जानिब से कहा गया था। एक मिनट होल्ड करें आप, मैं भेजती हूँ। वो रिसीवर मेज पर डालकर तेजी से दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। वासिक, आपका फोन है, उसे आवाज देकर वो फौरन ही पलटकर अंदर चली गई थी और वो गेंद साइमा की तरफ उछाल कर अंदर चला आया, फोन रिसीव किया, फिर वहीं खड़े-खड़े उसे देखने लगा जो किचन में मसरूफ थी। आज भी उसने उसके लबों से अपना नाम अंकल के बगैर सुना था। वो कई दिनों से नोट कर रहा था, वो या तो उसका नाम लेकर उसे मुखातिब कर रही थी या फिर आप कह रही थी और ओहो अंकल, क्या कहाँ रह गए? जल्दी आए ना। उसी वक्त काशिफ की तेज आवाज ने उसे चौंकाया था। तुम लोग खेलो यार, आ रहा हूँ मैं भी, उसने अंदर से ही जवाब दिया, फिर बाहर जाने के बजाय किचन के दरवाजे पर आ रुका था। बदिया, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, वो बोला तो वो जो अपने काम में मसरूफ थी पहले तो चौंकी, फिर उसकी जानिब मुड़े बगैर ही बोली थी, कहिए, मैं सुन रही हूँ। मेरा एक कुलीग है फराज, वो कहने लगा, एक दिन किसी काम से यहाँ घर पर आया था मेरे पास, तब उसने साइमा को देखा था। उसने मुझसे बात की थी, वो साइमा से शादी करना चाहता है, अच्छा बंदा है। मैं समझता हूँ साइमा को खुश रखेगा। तुम साइमा से बात करो और मुझे बताओ कि वो क्या कहती है। मुझे फराज को जवाब देना है, वो अपनी अम्मी को भेजे या नहीं। जी मैं बात करूंगी साइमा से, वो बोली थी, जल्दी करना, क्योंकि फराज को जल्दी है। अभी उसी का फोन था, कोशिश करना साइमा को राजी करने की। मैंने फराज को हर लिहाज से बेहतर पाया है। वो कहकर चला गया था और फिर अगले दिन जब शाम को ड्यूटी ऑफ करके लौटा और उसने चाय लाकर दी तो वो पूछने लगा, तुमने बात की साइमा से? हाँ, उसने तवील सांस ली थी। क्या कहा उसने? वो मना कर रही है, मैंने बहुत समझाया, मगर वो जुमला मुकम्मल किए बगैर चुप हो गई। क्यों मना कर रही है? कोई खास वजह? मुझे नहीं बताई कोई वजह। आप बात कर लें, शायद आपकी बात मान लेती तो अच्छा ही होता। कहाँ है साइमा? अपने कमरे में होगी, वो बोली, फिर चाय का खाली कप लेकर चली गई तो वो उठकर साइमा के कमरे में चला आया। वहां साइमा के साथ आसिफ आसिफ और काशिफ भी मौजूद थे। वो दोनों तो बैठे पढ़ रहे थे जबकि साइमा काशिफ को पढ़ा रही थी। साइमा, कुछ ज़रूरी बातें करनी है, मेरे कमरे में आओ, वो कहकर जाने के लिए पलट गया था। मगर साइमा की बात पर रुकना पड़ा, जो कह रही थी, जो भी बात हो यहीं करें अंकल। ओके, तुम तीनों जाओ, मुझे सिर्फ साइमा से बात करनी है, वो तीनों से बोला। ये कहीं नहीं जाएंगे अंकल, आपको जो कहना हो इनके सामने कहिए। साइमा बोली तो वो तीनों जो अपनी किताबें समेट कर उठने लगे थे, दोबारा बैठ गए थे। ओके, वो कहता हुआ उन सब के पास बेड पर ही बैठ गया था। चंद लम्हों तक कुछ सोचता रहा, फिर कहने लगा, बदिया ने कोई बात की थी तुमसे? तुमने इनकार क्यों किया? मेरी मर्जी, वो बेपरवाही से बोली। साइमा, बी सीरियस, फराज अच्छा बंदा है। आप कहते हैं तो जरूर होगा अंकल, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों? हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं है, मगर पहले आप ही की शादी होनी चाहिए। उसके बाद अंकल आप चाहे जिससे मेरी शादी कर दे, मैं मना नहीं करूंगी। साइमा बोली तो उसने तवील सांस ली थी, फिर कहने लगा, ठीक है, मैं बदिया से बात करता हूँ, देखता हूँ उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता। क्यों, आप ही के लिए किसी और को क्यों देखेंगे आप? क्या आप नहीं हैं उनके लिए? बताएं अंकल। साइमा के सवाल पर साकित सा होकर वो उसे देखता ही रह गया था। कुछ कह नहीं सका था। बताएं ना अंकल, क्या हमारी आप ही को आपसे अच्छा कोई और मिल सकता है? और क्या वो हमारी आप ही से इतनी मोहब्बत कर सकता है जितनी आप करते हैं? साइमा जेरे लब मुस्कुराहट के साथ
कह रही थी और वो बस खामोश सा आंखें फाड़े उसे देख रहा था। आप ये ना समझे कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ। मैं सब जानती हूँ अंकल, आपकी चाहत भी और पापा की ख्वाहिश भी। मैंने आप और पापा की वो बातें सुनी थी जो आप दोनों ने आप ही के लिए की थी। फिर पापा की डेथ हो गई और आप हमारे साथ रहने लगे। तो मैंने सोचा अब आप ही से शादी करेंगे, मगर आप पता नहीं क्यों खामोश हैं। इतने दिन गुजर गए अंकल, 7-8 महीने, फिर भी आप ही से इतनी सी बात नहीं कह पाए कि उनसे मोहब्बत है। क्यों अंकल? साइमा पूछ रही थी। हाँ, नहीं कह पाया। मैं डरता ही रहा कि कहीं वो मुझसे बदगुमान ना हो जाए। अब कि वो बोला था। आप ही क्यों बदगुमान होती हैं अंकल? वासिफ पूछने लगा। यार वो मुझे अंकल कहती है। वो बेचारगी से बोला था। कहती थी। आसिफ ने फौरन तहस्सी की थी। अब तो नहीं कहती ना, फिर क्यों चुप हैं? आप क्या आपने वो नहीं महसूस किया अंकल जो हमने किया है? हाँ, महसूस तो किया है, तो फिर यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं आप? जाइए ना, उनसे भी तो कहिए। सायमा मुस्कुराकर बोली थी। उससे मैं क्या कहूँ यार? ओहो, अब हमें ये भी बताना पड़ेगा। अंकल आप इतने डफर क्यों हैं? आसिफ और वासिफ एक साथ हंसे थे। तब वो भी खिसिया कर हंसता हुआ उठ गया था। तो सायमा कहने लगी, अभी जाकर बात करें, अभी समझे अंकल? जा रहा हूँ, मगर तुम भी सुन लो, तुम्हारे लिए मैं फराज को हाँ कहने वाला हूँ। चाहे जिससे कहें, आई डोंट केयर, मेरे लिए अहम नहीं है। अहम तो ये है कि मैंने अपनी आप ही के लिए आपसे हाँ कहलवाई है। थैंक्स साइमा, वरना मैं तो शायद कभी ना कह पाता। वो कहता हुआ उसके सर पर चपत लगाकर कमरे से निकल गया था। क्या हुआ? क्या कहा साइमा ने? क्या मान गई? और जब वो नीचे हॉल में आया, वो पूछने लगी, हाँ मान तो गई है, मगर एक शर्त है उसकी। वो मुस्कुराया था। अगर तुम उसकी शर्त पूरी कर दो तो वो फराज से शादी करने पर राजी है। शर्त मैं पूरी करूं? वो कदरे ठिठकी थी। हाँ, तुम ही कर सकती हो क्योंकि तुमसे मुतल्लिक ही है। बताऊँ? वो पूछने लगा। जी बताइए, मेरे बस में हुआ तो ज़रूर पूरी करूँगी। वो कह रही है पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए, तभी वो अपनी शादी के लिए राज़ी होगी। तो कर दे मेरी शादी, वो कहकर उसकी जानिब से रुख मोड़कर खड़ी हो गई थी। हाँ, कर तो दूँ, मगर किससे? वो बेसाख्तगी से मुस्कुराया था। चाहे जिससे कर दें, तुम बताओ तुम किससे करना चाहती हो? कोई पसंद है तुम्हारी? नहीं, मेरी कोई पसंद नहीं है। वो हनूज़ रुख मोड़े खड़ी थी। कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। वो बोली थी और वो मुस्कुराया था, फिर उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसे अपनी जानिब घुमा लिया था। कोई भी नहीं है? वो पूछ रहा था। नहीं, उसने सर कदरे झुका लिया था और उसे देखने से गुरेज कर रही थी। सच कह रही हो? हाँ, सच कह रही हो तो सर उठाकर कहो ना। उसने कहते हुए उसका चेहरा ऊंचा किया था। अब कहो कि कोई पसंद नहीं है। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। नहीं है। उसने निगाहें फेर ली थी। क्या मैं भी नहीं हूँ? उसके सवाल पर उसने झटके से झुका सर उठाया। आप? हैरतें वाज़ेह थीं आंखों में। हाँ, मैं। वो मुस्कुराया था। क्या मैं पसंद नहीं हूँ बताओ? इतना बुरा तो नहीं हूँ या हूँ? हाँ, हैं, बहुत बुरे हैं आप। इतनी देर लगा दी इतनी सी बात कहने में। उसके सीने पर घूंसे मारती हुई वो शिद्दतों से रो पड़ी थी। फिर और क्या करता मैं? अंकल जो बना रखा था तुमने, उसने मुस्कुराते हुए उसे समेट लिया था। मना नहीं कर सकते थे जैसे? डरता था बदिया, तुम बदगुमान हो जाती तो मेरे पास तो फिर कुछ नहीं बचता। वो धीमे लहजे में कह रहा था। हशाम भाई से तो बात कर ली थी मैंने, मगर वो तुमसे ना कर सके। और उनके बाद मैं ये सोचकर खामोश रह गया कि कहीं तुम ये ना समझने लगो कि उनके उठते ही मेरी नीयत खराब हो गई। अगर तुम ऐसा समझती तो उस वक्त तुम्हें मुतमईन करने के लिए मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था, ये साबित करने के लिए कि हशाम भाई की क्या ख्वाहिश थी। मगर आज मेरे पास सबूत तो क्या, गवाह भी मौजूद है। कहो तो पेश कर दूं? कोई ज़रूरत नहीं है, और ये पुलिस वालों की ज़बान में बात ना करें मुझसे। तो फिर किस ज़बान में बात करूं? क्यों, आपकी अपनी ज़बान नहीं है? वो मुस्कुराई थी। अपनी ज़बान इस्तेमाल करूँगा तो टिक नहीं पाओगी मेरे सामने, जबकि मैं फ़िलहाल तुम्हें जी भरकर देखने के मूड में हूँ। इसलिए अपनी ज़बान का इस्तेमाल उस वक़्त करूँगा जबकि तुम मेरे सामने से भाग ही ना सको। वो मुस्कुरा रहा था। क्यों, बाँध कर रखेंगे क्या? यकीनन अपनी चाहत की हथकड़ियाँ डाल दूँगा। तुम चाहोगी भी तो उन हथकड़ियों से छुटकारा नहीं पा सकोगी। मैं ऐसा क्यों चाहने लगी? मैं तो उम्र भर पहने रहूँगी हथकड़ियाँ, क्या ज़ंजीरें भी। हाय! क्या बोली? फिर से कहना। मैं बार-बार नहीं कहती, मगर मैं तो बार-बार सुनना चाहता हूँ। अंकल सब कुछ आज ही सुन लेंगे तो शादी के बाद आप ही आपको आटे-दाल का भाव ही सुनाया करेंगी कि उसमें एक्सपर्ट जो हैं, साइमा समेत वो तीनों भी हँसते हुए उन दोनों को घेर चुके थे। ये सुनाकर तो बताए, वो हश्र करूँगा कि याद रखेगी। वो भी हँसा था और वो उसे घूरती हुई उन सबके दरमियान से भाग गई थी। खत्म शुद। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको ये नॉवेल? अच्छा था
मगर अभी तक लड़के की एज नहीं पता चली कि लड़के की एज क्या थी। ठीक है, लड़के की 19 थी और फिर 3 साल और आगे बढ़ा, तो हो गया वो 20, 21, 22 साल की हो गई। मगर लड़की की क्या थी? आखिर कहती तो अंकल ही थे ना। और अच्छा है, लड़का अच्छा था ना। ग्रीन फ्लैग। हम्म, और भाई बहन भी इसके अच्छे हैं। हाँ, इसने जो कहा था कि मैं मारूंगी अपने पापा को, यार पापा को ऐसे कौन बोलता है? पापा को कोई बोलता है कि मैं मारूंगी या फिर जो भी। और एक वो बात थी ना, जो शादी वाली बात थी कि वो अपने पापा को मना कर देती है कि नहीं आप शादी नहीं करेंगे, हमारे ऊपर मतलब सौतेली माँ नहीं लेके आएंगे। मगर इसको अपने पापा के बारे में भी सोचना चाहिए था, बेचारे अकेले रह रहे थे। अ, ठीक है, मुझे तो ऐसे नहीं लगता है कि हाँ ठीक है, कर सकते हैं दूसरी शादी अगर बीवी नहीं है तो। मगर बात ये भी सही है कि ज़रूरी नहीं है कि हर सौतेली माँ अच्छी हो, बहुत सारी अच्छी भी होती हैं, मगर बहुत सारी ऐसी होती हैं कि बस अल्लाह रहम करे। वैसे ओवरऑल स्टोरी बहुत अच्छी थी, अच्छा था ये नॉवेल।